हाईवे पूरी तरह जाम है। सब भूखे ठिठुर रहे हैं, पर मैं नहीं। मैं सड़क किनारे टमाटर अंडा नूडल्स बना रहा हूं। मैंने छाछ वाले पुराने हैम का टुकड़ा डाला और बस तैयार होने से पहले थोड़ा सा तिल का तेल छिड़क दिया। देखते ही देखते गर्मा गर्म खुशबूदार टमाटर अंडा नूडल्स तैयार, सीधे इस हाईवे पर। ओ भाई, इसकी खुशबू तो एकदम लाजवाब है। कड़ाके की ठंड में ऐसी डिश कमाल है। मैंने नूडल्स को दोनों हाथों से थामा और वैन में वापस चढ़ गया। खाने ही वाला था कि किसी ने खिड़की खटखटाई। क्या हुआ? मैंने देखा तुमने खाना बनाने का सामान अभी तक पैक नहीं किया है। मैं खाना खा लूं फिर पैक करूंगा। नहीं नहीं, आप गलत समझे। मैं बस ये पूछ रहा था कि अगर जहमत ना हो तो क्या मेरे लिए भी एक कटोरा बना सकते हैं? मैं पैसे दे दूंगा, भला मैं मना क्यों करूंगा। ठीक है, पहले मैं खा लूं, पर कीमत तय कर लेते हैं। 21 चलेगा? मैंने मन ही मन हिसाब लगा लिया। एक कटोरे की लागत 3 है, ऊपर से आप 20 में बेचना अच्छा मुनाफा है। वह आदमी पल के झपकाता है। काफी तेज हो, डील पक्की। ये रहे 20। मेरी गाड़ी ठीक तुम्हारे पीछे है। पहली काली गाड़ी, नंबर प्लेट में 6 है। अपनी गाड़ी में जाकर इंतजार करो, तैयार होते ही मैं ले आऊंगा। ये शब्द मेरे मुंह से निकले ही थे कि एक झटके ने मुझे हिला दिया। मेरी नजरें धुंधला गईं। वैन का पिछला हिस्सा फैलकर एक ऐसी जगह बन गया जो होनी नहीं चाहिए थी। वहां सब कुछ सलीके से सजा था। बर्तन, कड़ाही, करछुल, मसाले, हर तरह की सामग्री सब अपनी जगह पर। और कोने में पीली पड़ चुकी रेसिपी स्क्रोल का ढेर, जैसे वे मेरा ही इंतजार कर रहे हों। मैं 2 पल के लिए जम गया, फिर समझ आया। मैंने अपनी पॉकेट स्पेस अनलॉक कर ली है। मैं शहर के एक छोटे रेस्टोरेंट में शेफ था, पर मालिक ने धंधा चौपट कर दिया। पैसे बाकी थे तो अंत में मुझे सामान देकर विदा किया गया। एक कार्गो वैन, ढेर सारे बर्तन, एक गैस चूल्हा और वो राशन जो मैंने उस सुबह खरीदा था। मुझे सब लाद कर वापस अपने होम टाउन जाना पड़ा, पर मैं घर कभी पहुंच ही नहीं पाया। मैं हाईवे पर फंस गया और फिर ये हो गया। मेरा मिजाज पहले ही खराब था और अब ऊपर से ये आ गया। ये बहुत बड़ी तो नहीं, पर रेस्टोरेंट के सामान के लिए बनी एक छोटी स्टोर रूम जैसी है। कुछ भी रखो, ये खुद ही साफ सुथरा कर देती हैं। इस वक्त तो ये मेरी जान बचाने वाली चीज है। बाहर वाला आदमी नूडल्स का इंतजार कर रहा है। सोचने का वक्त नहीं, पैसा पहले है। मैंने जल्दी से अपना कटोरा खत्म किया, फिर टमाटर और साग का थैला पॉकेट स्पेस में डाला। बाहर निकालते ही सारी गंदगी और धूल साफ हो चुकी थी। इससे मेरा बहुत काम बच गया। ये जगह कुछ अलग ही है। मैंने फिर से चूल्हा जलाया और पानी उबलने रखा। मैंने वही सब कदम दोहराए। दूसरा कटोरा फटाफट तैयार हो गया। मैंने माथे का पसीना पोंछा और उसे काली गाड़ी तक ले गया। उस आदमी ने लिया, शुक्रिया कहा और टूट पड़ा। आसपास की गाड़ियों वाले देख रहे थे। पहले घूरे, फिर बात समझ आई। मैं वो दूसरा कटोरा अपने लिए नहीं बना रहा था, मैं उसे बेच रहा था। लोगों के हाथ अनजाने में पेट पर चले गए। ऐसी ठंड में हाईवे पर गर्मा गर्म खाना, लोग पैसे देने को तैयार थे। पहला वाला आदमी मजे से खा रहा था। पहला निवाला लेते ही उसे एहसास हुआ कि उसके 21 वसूल हो गए। वो खाता रहा। अंदर 2 अंडे दबे थे। उसने एक फोड़ा। जर्दी अभी भी नरम थी। सच कहूं तो सही कीमत है। वो खाने में मग्न ही था कि किसी ने उसकी खिड़की खटखटाई। उसे खिड़की खोलनी ही पड़ी। क्या? अरे एक सवाल था, क्या तुमने ये आगे वाले आदमी से लिया है? मुझे भी चाहिए, बस पूछ रहा था कितने का है। 21? मैं तो शहर पहुंचकर ही चावल खा लूंगा। सिर्फ कीमत मत देखो। बाहर हाड़ कंपा देने वाली ठंड है और कोई तुम्हारे लिए ताजा नूडल्स बना रहा है। तुम्हें लगता है मेहनत मुफ्त की है, पर वह आदमी जा चुका था। उसने हाथ हिलाया और चल दिया। कुछ और लोग कीमत पूछने आए। ज्यादातर कीमत सुनते ही बिखर गए। पहला खरीदार सीधा आदमी था। उसने अपनी गाड़ी से कागज निकाला और कुछ लिखा। नूडल्स 21। सिर्फ सीरियस खरीदार आए। लिखना पूरा हुआ। उसने इसे खिड़की पर चिपकाया, पीछे टिका और आंखें मूंद लीं। उसके बाद कोई खटखटाए, वो अनदेखा कर देता। मेरे पास भी पहले कटोरे के बाद कुछ ग्राहक आए। 21 सस्ता नहीं है, पर मैं कोताही भी नहीं बरत रहा। हर कटोरे में पूरे 2 अंडे। चौथे कटोरे तक सब शांत हो गया। मैं बाहर टहल रहा था और जब कोई नहीं आया तो वैन में वापस चढ़ गया। हिसाब लगा लूं। नूडल्स के 4 कटोरे, कुल 81। पर इस रफ्तार से भारी कमाई मुमकिन नहीं और 1 घंटा बर्बाद हो चुका है। अगर ये खिंचा तो मौका हाथ से निकल जाएगा। दुख कम बिक्री का नहीं है। दुख यह है कि चूल्हा, राशन, पॉकेट स्पेस सब है और मैं फिर भी पैसे हाथ से फिसलता देख रहा हूं। तभी पीछे वाली गाड़ी का ड्राइवर पीछे मुड़ा और पिछली सीट वाले आदमी को देखा। माथे पर बल डालकर धीरे से पूछा, डायरेक्टर ली, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं, पुरानी समस्या है। आगे कोई नूडल्स बना रहा है, लाइए मैं आपके लिए ले आता हूं। डायरेक्टर ली को एक समस्या है। खाना छोड़ो तो पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वे रात की शूटिंग खत्म करके आ रहे थे। अब वे वापस भाग रहे थे और गाड़ी में बस इंस्टेंट नूडल्स थे। मैं वो नहीं खाऊंगा। शायद कुछ और हो, मैं जाकर देखता हूं। आप ठीक नहीं लग रहे, बस ट्राई कर लीजिए। डायरेक्टर ली के मना करने से पहले ही ड्राइवर दरवाजा खोलकर भाग गया। मैं वैन में ढंग से बैठ भी नहीं पाया था कि खिड़की फिर खटखटाई गई। मैं चौंक गया। मैंने जल्दी से शीशा उतारा। क्या मैं एक पल के लिए अंदर आ सकता हूं? मैंने उस अजनबी को देखा जो कंबलों में लिपटा था। पता नहीं क्या चाहता है, पर मैंने सिर हिला दिया। वो पैसेंजर सीट पर घुसा, हाथ रगड़ते हुए बोला, भाई बहुत ठंड है। मैंने तुम्हें किसी के लिए नूडल्स बनाते देखा। मुझे पता था ये कहां जा रहा है। या तो नूडल्स चाहिए या कुछ और।
सच कहूं तो नूडल्स के लिए नहीं आया। मैं पूछना चाहता था, नूडल्स के अलावा कुछ और है? सच में मेरा बॉस इंस्टेंट नूडल्स को हाथ तक नहीं लगाता। तो वो क्या खाना चाहता है? क्या तुम चावल और सब्जी बना सकते हो? मैं रुक गया। वैन में राशन तो भरा पड़ा है, चिकन, बत्तख, मछली, सुअर का मांस, हर तरह की सब्जियां। पर हाईवे पर चावल सब्जी बनाना आसान नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत है चावल। मेरे पास राइस कुकर है। रेस्टोरेंट में मैंने बैटरी बैकअप रखा था ताकि खाना गर्म रहे, पर चावल बनाने में बहुत वक्त लगता है। मैंने एक पल सोचा और फिर क्लिक हुआ। साधारण राइस कुकर धीमा है, पर प्रेशर कुकर तेज, और मेरे पास वैन में गैस वाला प्रेशर कुकर है। इससे काम झटपट होगा। जब तक चावल बनेंगे मैं दूसरे चूल्हे पर सब्जी तैयार कर लूंगा। जब तक कुकर की सीटी बजेगी डिश तैयार हो जाएगी। मैं कर सकता हूं, पर कितने पोर्शन कम हुए तो सेटअप का फायदा नहीं। मैंने सोचा कि साथ साथ दूसरों को भी बेच दूं, पर वो ख्याल टाल दिया। अरे तुम यहां खाना बेच रहे हो, कितना पोर्शन? मैं 6 लूंगा। पहले बताओ क्या चाहिए, मेरे पास काफी कुछ है। बस तुम नाम लो, मैं देखता हूं। क्रिस्पी पोर्क और सॉस, 3 ट्रेजर स्टर फ्राई, मसालेदार मिर्च के साथ टोफू। क्या ये बना सकते हो? मैंने मन ही मन गणित लगाया, ये महंगे नहीं है। बैंगन, आलू, सूखे टोफू, सर्दियों का आम राशन। तो डील पक्की। 30 युआन एक पोर्शन। मंजूर है। उसे डर था मैं मुकर न जाऊं। उसने हाथ में 100 युआन थमा दिए। डील मैं शुरू करता हूं। असली ऑर्डर मिलते ही मैं जोश में आ गया। अब ठंड नहीं लग रही, अब ये असली धंधा लग रहा है। मैंने प्रेशर कुकर उठाया और चावल धोने लगा। करीब 10 लोगों के लिए काफी है। कुकर में भाप बनते ही मैं सब्जियां काटने लगा। ऐसी ठंड में बिना गर्म पानी के मांस सब्जी धोना मौत के बराबर होता है। पर अब नहीं। मैंने सब कुछ पॉकेट स्पेस में डाला और बेदाग बाहर निकाला। तेज, आसान, हाथ ठिठुरे नहीं। मैं चीजें निकालता गया, काटता गया। मेरे हाथों में लय आ गई। उधर ड्राइवर वापस गया और डायरेक्टर को बताया, थोड़ा इंतजार कीजिए, वैसे भी ट्रैफिक में फंसे हैं। शायद रास्ता जल्द खुल जाए। क्या हम 6 पोर्शन खा भी पाएंगे? तुम्हें सिर्फ 3 डिश का ऑर्डर देना चाहिए था। मैंने 6 इसलिए कहा ताकि कीमत कम रहे। अगर 3 कहता तो क्या पता वो कुछ 100 मांग लेता। यहां मुझे लूटने की हिम्मत किसी की नहीं, और अगर की तो मैं उनसे दुगना वसूलता। वे गाड़ी में फुसफुसा रहे थे। इधर जो लोग हिचकिचा रहे थे वे भूख के मारे बेहाल हो गए। मुझे एक और बड़ा ऑर्डर लेते देख उनके पेट की भूख और बढ़ गई। आखिरकार एक आदमी दरवाजा खोलकर मेरे पास आया। मसालेदार मिर्च और टोफू, 3 ट्रेजर स्टर फ्राई, क्रिस्पी पोर्क, 30 युआन में चलेगा? बिल्कुल, मैं एक लूंगा। ये लो पैसे। अभी देने की जरूरत नहीं, तैयार होते ही ले जाना। प्रेशर कुकर बड़ा है, 10 लोगों के लिए चावल बनाना कोई बड़ी बात नहीं। 20 मिनट बाद मैंने प्रेशर कुकर आग से उतारा और सब्जी बनाना शुरू किया। मैं वैन में सामान भरकर घर निकला था और बीच में हाईवे जाम ने सब रोक दिया। सबको लगा जल्द खुल जाएगा, पर ठंड बढ़ती गई। पेट खाली, हर गाड़ी में गुस्सा बढ़ रहा था, पर मेरा काम किनारे पर चल रहा था। नूडल्स उबल रहे थे, डिश फ्राई हो रही थी, हाथ रुक नहीं रहे थे। भाप खुशबू ले गई और हवा उसे दूर तक ले गई। जो लोग इंतजार कर रहे थे अब बर्दाश्त नहीं कर पाए। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। ये ट्रैफिक जाम एक मौका है। चूल्हा है, बर्तन है, ताजा राशन है, और पॉकेट स्पेस में तो और भी बहुत कुछ है। मेरी स्किल जोड़ लो, आज का ट्रिप बर्बाद नहीं होगा। और इत्तेफाक देखिए, उसी जाम में एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर फंसे हैं। खाना न मिले तो उनका शुगर लेवल गिर जाता है। उनका ड्राइवर भागता हुआ आया और बिना सोचे 3 पोर्शन ऑर्डर कर दिए। एक साथ डिश के नाम गिना दिए। मसालेदार मिर्च, 3 ट्रेजर स्टर फ्राई, क्रिस्पी पोर्क। मैंने उसी समय चावल के लिए प्रेशर कुकर चढ़ा दिया। 30 युआन का एक पोर्शन, बिना बहस के पैसे मिले तो मैं काम पर लग गया। गरम कढ़ाई, सामग्री डाली, सॉस उछाला, झटपट डिश तैयार। पास वाले ड्राइवर खुशबू से बेहाल हो गए। ये उत्तर पूर्वी लोग थे। वे सीधे बात करते हैं। इतनी भूख में दिखावे की जरूरत नहीं। एक एक करके लोग गाड़ियों से निकले और मेरे पास आए। भाई खाना बेच रहे हो? क्या भाव है? मुझे भी दे दो। हाँ, 3 बिक चुके हैं, थोड़े और बचे हैं। एक मैं लूंगा, 2 हमारे लिए। कुछ बचा? एक मुझे भी दे दो। बस ऐसे ही 4 और बिक गए। पहले के 3 जोड़े तो 7 मील बॉक्स तैयार। तभी डायरेक्टर ली का ड्राइवर और पिछला ग्राहक आए। पैक करते वक्त मैंने हर बॉक्स में एक उबला अंडा डाला, ढक्कन बंद किया और थमा दिया। ये लीजिए आपके 2 पोर्शन। बाकी 4 के 120 हुए। तुमने पहले ही 100 दे दिए थे, बाकी मेरी जेब में है, खुद ले लो। मेरे हाथ चिकने थे। पैसे गंदे नहीं करना चाहता था तो उसे खुद लेने दिया। बाकी पैसे रख लो, मंजूर है। देखो, 30 का एक पोर्शन सस्ता तो नहीं है, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा चीज डाली है। ये मत कहना कि चिकन लेग नहीं देखा। बेशक मैंने देखा। शुक्रिया भाई। बात खत्म। मैं बाकी ऑर्डर पैक करने लगा। सबके लिए यही डील। हर बॉक्स में एक उबला हुआ अंडा। लोग अब पैसे देने में हिचकिचा नहीं रहे थे और मुझे अच्छा महसूस हो रहा था। आखिरी बॉक्स तक दिमाग में एक ही बात थी, ये कामयाब रहा। नूडल्स के 4 कटोरे 81, 7 बॉक्स मील 210। और ये तो बस हाईवे किनारे का एक पॉपअप सेटअप है। किसी और के रेस्टोरेंट में नौकरी करने के मुकाबले ये कमाई कहीं ज्यादा असली लग रही है।
मगर पैसों से ज्यादा पॉकेट स्पेस में जगह का कोई जोड़ नहीं है। चाहे वो रेसिपी स्क्रॉल हो या तैयार सामग्री, मेरी स्किल्स के साथ मिलकर ये सब सीधे कैश में बदल जाता है। मैं आखिरी ग्राहक के 2 डिब्बे पैक करके ऊपर देखता हूँ तो पता चलता है कि खाना बच गया है। जो खाना मैंने अपने लिए रखा था, पर एक पल सोचने के बाद मैं उसे भी पैक कर देता हूँ। मैं उसे लेकर उस काली सेडान कार के पास जाता हूँ। मालिक एक लंबा आदमी है। जब मैं खिड़की खटखटाता हूँ, वो थोड़े हैरान होकर उसे नीचे करता है। ये लीजिए, इसे चक्कर देखिए। अगर आप आज पहले खरीदार न होते तो ये धंधा कभी नहीं चल पाता। सच कहूं तो मैं आपका एहसानमंद हूं। अगर उन्होंने पहला कदम न उठाया होता तो बाकी लोग इतनी जल्दी नहीं आते। जो पैसे कमाए वो मेरे हैं, पर किसी को तो वो पहली पहल करनी ही थी। दूसरी तरफ डायरेक्टर ली का ड्राइवर 2 डिब्बे लेकर कार की तरफ दौड़ता है और एक डिब्बा डायरेक्टर के सामने रख देता है। ढक्कन खुलते ही खुशबू फैल जाती है। फिर वो उसे देखते हैं। बढ़िया पोर्शन, एकदम अच्छी तरह पैक किए हुए। डायरेक्टर ली, ये बंदा काफी काबिल है। ऐसी स्थिति में बिना दाम बढ़ाए बेचना, ये अपने आप में बड़ी बात है। मैंने 30 दिए और उसने ऊपर से और भी दे दिया। डायरेक्टर ली खामोशी से सिर हिलाते हैं, पर कुछ नहीं कहते। ऐसा नहीं कि उनके पास कहने को कुछ नहीं है, बस उनके हाथ में रखा वो डिब्बा अब उनका पूरा ध्यान खींचे हुए है। किसने सोचा होगा कि इतने जाम वाले हाईवे पर भी इतना बढ़िया खाना मिल सकता है। सूखा टोफू नरम है पर बिखरा नहीं है। 3 तरह का स्टीर फ्राई एकदम सही तला हुआ, खुशबूदार है। कुरकुरा पोर्क, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से नरम और सॉस में पूरी तरह लिपटा हुआ। डायरेक्टर ली, स्वाद कैसा है? बहुत बढ़िया। आपको क्या लगता है ये बंदा कितने साल का होगा? 20 के आसपास होगा, मुझसे तो बहुत छोटा है। चेहरा युवा है, पर यह हुनर ऐसा नहीं लगता जो किसी स्कूल में सीखा हो। लगता है जैसे पुश्तैनी हुनर है। जब खाना हो जाए तो इसे अपना कार्ड दे देना। बॉस, आप हमेशा सही फैसला लेते हैं। वो सच्चा है और उसके खाने का स्वाद मुझे बहुत पसंद आया हो गया। मैं खाना खत्म करते ही चला जाऊंगा। ड्राइवर फौरन गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता है। खाना खत्म होने के बाद अब मन में बस एक ही ख्याल और एक ही एहसास रह गया है। घर के बने खाने का असली स्वाद यही होता है। जैसे ही वो खत्म करता है, वो बाहर निकलकर मेरे पास आता है। मैं बिजनेस कार्ड ले लेता हूँ। हम ड्राइवर के साथ भी नंबर एक्सचेंज करते हैं। जब मौका चलकर आपके पास आए तो उसे ठुकराना नहीं चाहिए। कार्ड सुरक्षित रख लिया। मैं अपना स्टॉल, चूल्हा, बर्तन और बाकी सामान समेटने लगता हूँ और एक एक करके वैन में लाद देता हूँ। मैंने अभी शुरुआत ही की थी कि ट्रैफिक धीरे धीरे खिसकने लगा। तब तक लगभग अंधेरा हो चुका था। मैं गाड़ी चलाकर वापस गांव पहुंचा। अपने घर के गेट के सामने रुककर मैंने 2 बार हॉर्न बजाया। अंदर फर्न माँ के साथ बैठी उनके पैर दबा रही थी। हॉर्न की आवाज सुनते ही उसके कान खड़े हो गए। पापा, माँ, बाहर कोई गाड़ी का हॉर्न बजा रहा है। तुम्हें वहम हो रहा होगा, शायद पड़ोसियों की गाड़ी होगी। हमारे गेट पर गाड़ी कब से आने लगी? क्यों नहीं, आंटी के परिवार के पास गाड़ी है। चलो छोड़ो। फर्न को अच्छी तरह पता है कि उसकी आंटी के घरवाले उन्हें नीची नजर से देखते हैं। इतनी रात को उनके यहां आने का सवाल ही नहीं। उसने बिना सोचे ही कह दिया था, शायद भाई गांव पहुंच गया है। मैं मिलने जाती हूँ। फर्न दौड़ती हुई बाहर गई, तभी एक और हॉर्न बजा। उसने फुर्ती से गेट खोला। गेट खुलते ही मेरी नजर उस पर पड़ी। फर्न, अंदर आकर गेट खोल। तू इतनी रात को कैसे आई और ये किसकी गाड़ी है? पहले अंदर बैठ, मैं सब बताता हूँ। वो बिना झिझके अंदर आ गई। पैसेंजर सीट पर बैठते ही उसने कहा, वाह, ये कितनी आरामदायक है और यहाँ कितनी गर्मी है। ये तो अभी कुछ भी नहीं है। जैसे ही मैं थोड़े पैसे कमा लूंगा, मैं इससे भी बढ़िया गाड़ी लाऊंगा और तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। तभी माँ बाहर झांकती हैं। फर्न, तूने गेट क्यों खोला? कुछ हुआ है, मैं चेक करके आता हूँ। पापा बेलन रखकर माँ के पीछे बाहर आए। मैंने वैन को आंगन में खड़ी की और इंजन बंद कर दिया। बेटा, ये गाड़ी तुम्हारी है, कहाँ से मिली? अंदर चलकर बताता हूँ। पापा ने भौहें सिकोड़ी पर बात टाल दी। कुछ उतारना है। मैंने पीछे के दरवाजे खोले। मैं सामान उतारने लगा। बर्तन, चूल्हे का सामान, बचा हुआ राशन और किचन के औजार। एक एक चीज बाहर निकालनी जरूरी थी। माँ को अब यकीन हो गया कि उनका बेटा घर लौट आया है। उनके चेहरे से मुस्कान हटने का नाम नहीं ले रही थी। वो सबसे पहले गर्म पानी का टब लाई। आओ, पहले अपना चेहरा धो लो। जरूर माँ। जब सब शांत हो गए तो मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। रेस्टोरेंट का बंद होना, मालिक का भुगतान के तौर पर वैन देना और ट्रैफिक जाम में खाना बेचना। पॉकेट स्पेस के बारे में मैंने एक शब्द नहीं कहा, तो वैन मालिक ने भुगतान के तौर पर दी थी। कितनी शर्म की बात है। एक अच्छा खासा रेस्टोरेंट ऐसे ही बंद हो गया। पूरा परिवार बातें करते हुए डम्पलिंग्स बना रहा था। मैंने माँ के हाथ की सॉकर क्राउड डम्पलिंग्स बहुत समय से नहीं खाई थी। जैसे ही थाली टेबल पर आई, मैं खुद को रोक नहीं पाया। बस उठाता गया और खाता गया। बाद में पापा और मैंने एक छोटी बोतल खोली। डम्पलिंग्स और शराब जितना पीते जाओ, मजा उतना ही बढ़ता जाता है। अगली सुबह मैं पूरे परिवार को नानजुआन बाजार ले गया। पीछे की सीटें पहले ही हटा दी थीं। माँ पीछे बैठने के लिए 2 छोटी स्टूल लाई और फर्न भी उन पर चढ़ गई। पापा ने मुख्य गेट खोला ताकि मैं गाड़ी बाहर ले सकूं, फिर पीछे से ताला लगा दिया। हमारा गांव गरीब है, तो जैसे ही वैन बाहर निकली, पड़ोसी जमा हो गए। इस साल किसने कितने पैसे कमाए, ये जानना हमेशा आसान नहीं होता, पर आपके गेट पर खड़ी एक कार सब कह देती है। भले ही वो पुरानी हो, लेकिन इतनी ठंड में बाजार जाने की हिम्मत ही लोगों को जलन देने के लिए काफी है। पुरानी कार में क्या रखा है?
पापा, जैसे ही मैं पढ़ाई पूरी कर लूंगा मैं आपको एक बढ़िया सेडान दिलाऊंगा। ये बात एकदम अचानक मुंह से निकल गई। मेरे ही उम्र का पड़ोसी यांग बोला, क्या हवा में बातें कर रहे हो? तुम्हारी माँ खाने के लिए बुला रही है। मिस्टर यांग ने अपने बेटे को घूर कर वापस अंदर भेजा, फिर पापा की तरफ माफी भरी मुस्कान के साथ पलटे। बुरा मत मानिएगा, कहाँ जाने का इरादा है? नानजुआन बाजार, मिस्टर झांग। नया साल आने वाला है, मैंने मुस्कुराते हुए जोड़ दिया। पापा ने यांग की तरफ ध्यान नहीं दिया और बस एक इशारा करके मुझे चलने को कहा। गाड़ी चलने पर फन पीछे बड़बड़ा रही थी, यांग कितना चिड़चिड़ा है, कॉलेज में क्या हो गया, बड़ी बात नहीं है, इसमें गर्व करने वाली कौन सी बात है? सबको पता है कि वह तुम्हारे स्कूल से दूसरे नंबर पर था। फन, कॉलेज में एडमिशन लेना भी कोई छोटी बात नहीं है, कभी न कभी माँ पापा और मेरा नाम रोशन करेगी, मैंने गाड़ी चलाते हुए ये कहा। फन अचानक खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद उसने दबी आवाज में कहा, भाई मुझे कॉलेज नहीं जाना, मैं हाई स्कूल के बाद नौकरी कर लूंगी। क्या? स्कूल छोड़ना? पर क्यों? तुम हर इम्तिहान में क्लास में टॉप करती हो, तुम छोड़ना क्यों चाहती हो? उसका सिर झुक गया, आवाज और धीमी हो गई। ये साफ है कि मामला पैसों का है। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ ली और मेरा दिल बैठ गया। जब मैं बाहर काम करता था, कंगाल था और कोई सहारा नहीं था, तब मेरी हर बात खोखली लगती थी, पर अब सब बदल गया है। वैन में मेरा सामान है, पॉकेट स्पेस में रेसिपी, स्क्रोल और स्किल्स हैं, और अगर मैं मेहनत करूं तो पैसे जरूर आएंगे। तुम खर्च की चिंता कर रही हो ना? बिल्कुल तनाव मत लो, मेरे पास हुनर है। एक बार ब्रेज पोर्क की रेसिपी तैयार हो जाए और बाजार में स्टॉल लग जाए तो उसकी खुशबू से ही पूरी भीड़ खिंची चली आएगी। पैसे तुम्हारी चिंता नहीं होनी चाहिए। रेस्टोरेंट का मालिक नकद लेकर गायब हो गया था। जो कुछ भी ले जाने लायक था वो सब पहले ही बिक चुका था। किसी ने सर्विंग टब चुरा लिए, यहां तक कि दीवारों की टाइलें भी उखाड़ ले गए। जब मैं राशन लेकर लौटा तो पूरी जगह खाली हो चुकी थी, एक खोखले डिब्बे जैसी, न स्टॉक न कुछ। मेरे पास वैन चलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मालिक ने मुझे वो लौटा दी थी, फिर मैं जाम में फंस गया। मैं गुस्से में था ही कि अचानक वैन का पिछला हिस्सा खुल गया, जैसे खाने और किचन के सामान के लिए एक छोटा सा स्टोर रूम बना हो। मसाले, बर्तन, कढ़ाई और पैन कोने में सलीके से लगे हुए, साथ में कुछ पुरानी रेसिपी, स्क्रोल और अभ्यास का सामान। और वहीं से शुरुआत हुई। तब मुझे वो पॉकेट स्पेस मिला। मैंने उसका इस्तेमाल जाम में खाना बेचने के लिए किया और धीरे धीरे बचत की। अब जब मैं घर आ गया हूं तो सबको बाजार ले जाना चाहता हूं, नए साल का सामान भी लाना है। जब हम नानजुआन बाजार पहुंचे और सब नीचे उतरे तो मेरा ध्यान बार बार एक ही चीज पर जा रहा था, पॉकेट स्पेस में मौजूद ब्रेस्ट पोर्क रेसिपी, स्क्रोल। कुछ सामग्री अभी भी कम है, शायद आज वो मिल जाए। सब कुछ इकट्ठा हो जाए तो रेसिपी टेस्ट के लिए तैयार हो जाएगी। बस ये सोचकर ही मेरा मन खुश हो गया। भाई तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? अच्छी बातें हैं पापा माँ, अपना सामान ले लो। मैं ब्रेस्ट पोर्क के लिए सामग्री ढूंढने जा रहा हूं। अगर काम पहले हो जाए तो वैन के पास इंतजार करना, अगर पैसे कम पड़े तो मुझे ढूंढ लेना। बाजार में घुसते ही मुझे एहसास हुआ कि ये जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। रेसिपी में पन मसाले चाहिए, काफी ज्यादा। कुछ तो आसानी से मिल रहे हैं, सामने वाले स्टॉल पर ही रखे हैं, बाकी तो असली शिकार हैं। मैं याददाश्त से लिस्ट देख रहा हूं, पॉकेट स्पेस में दर्ज फॉर्मूला। एक एक स्टॉल पर जाकर पूछ रहा हूं। ढूंढते हुए एक बुजुर्ग मेरे पास आए। उन्होंने मुझे गौर से देखा। बेटा, इतनी ज्यादा मात्रा में मसाला ले रहे हो, ब्रेस्ट पोर्क बना रहे हो क्या? जी हाँ, इतना सारा घर के लिए नहीं, बेचने की सोच रहा हूँ। अच्छा, तो आजमाने वाले हो? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। उनकी नजरें उस चीज पर टिकी जो मेरे हाथ में था। बात यह है, लगता है तुम्हारी एक चीज अभी भी कम है। मैंने मौका लपक लिया। क्या कम है? उन्होंने स्टॉल के पीछे से कुछ निकाला और आगे बढ़ा दिया। क्या इसे पहले कभी देखा है? धीमी आंच पर पकाते समय इसे थोड़ा सा डालो तो जबरदस्त स्वाद आता है। मैंने नीचे देखा और मेरा पेट एकदम मरोड़ खाने लगा। मैंने पॉकेट स्पेस के हर रेसिपी, स्क्रोल को कई बार पढ़ा है। मैं जानता हूं कि क्या सुरक्षित है और क्या वर्जित है। ये वर्जित है। मैंने सीधे उनकी आंखों में देखा। सच कहूं तो धीमी आंच पर यह एक एडिटिव की तरह काम तो करता है, पर इसकी मात्रा का हिसाब बहुत जरूरी है और ये जहरीला है। लंबे समय तक छोटी मात्रा में भी ये कैंसर का कारण बन सकता है। बुजुर्ग की आंखें फैल गईं। तुम्हें तो काफी जानकारी है बेटा। मैंने इसके बाद कुछ नहीं कहा, मैं बस अपने मसाले बटोरने लगा। रेसिपी पैसे कमा कर दे सकती हैं, हाँ, पर कुछ चीजों के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। मैं जो कमाऊंगा सही रास्ते से कमाऊंगा, कोई गलत शॉर्टकट नहीं। मैं इसी सोच में डूबा था कि तभी माँ की आवाज आई। वहां सिर झुकाए क्या खड़े हो? ये सामान पहले वैन में रख कर आओ, मैं तुम्हारी माँ को बुलाती हूँ। मैं हकीकत में लौटकर वैन की तरफ भागा, दिमाग में चेकलिस्ट चलाते हुए। मुझे याद आया कि मैं अदरक, हरा प्याज और लहसुन लाना भूल गया। ये सबसे बुनियादी चीजें थीं। मैं इतना भाग दौड़ कर रहा था कि सब भूल गया। मैं फिर बाजार की तरफ दौड़ा। फर्न पूरे समय मेरे साथ रही, सामान ढोने में मदद करती रही। बस लगभग सब हो गया। फर्न पास रहना, अब हम निकल रहे हैं। भाई क्या कुछ और भी कम है? लगभग सब हो गया, बस 2 चीजें और। हम निकल ही रहे थे कि फर्न ने अचानक मेरी आस्तीन पकड़ी। भाई संभल कर, जैकेट न फंस जाए। मैंने उसकी नजरों का पीछा किया। एक पार्क वाली तिपहिया के पास एक शाखा बाहर निकली हुई थी। मैंने एक नजर डाली, फिर तुरंत कहा, रुको 1 सेकंड। पापा मुड़े। क्या हुआ? वो सूखी टहनी चाहिए।
फर्न ने तुरंत कहा, यह काम की चीज लग रही है। इससे भाई की जैकेट फंस गई थी, हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। लेकिन मैं जिस चीज को देख रहा था उसका उस टहनी से कोई लेना देना नहीं था। वो तो उसके बगल में रखा लकड़ी का क्रेट था। अंदर से हल्की औषधीय महक आ रही थी, एक महक जिसका अनुभव मुझे पॉकेट स्पेस में हुआ था। जड़ी बूटियां रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले पुराने लकड़ी के क्रेट। अंदर की चीजें खत्म हो जाने के बाद भी लकड़ी में वो खुशबू बरकरार थी। ये ट्रिप तो बस नए साल का सामान लेने के लिए थी, पर एक के बाद एक मुझे काम की चीजें मिलती जा रही हैं। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये बुरा वक्त बिल्कुल नहीं है, ये तो कामयाबी खुद मेरे पास चल कर आ रही है। घर लौटते वक्त वैन धीरे धीरे हिल रही थी। पापा ने यूं ही पूछा, तुम ब्रेस्ट पोर्क वाले मसाले ढूंढ रहे थे ना? हो गया, लगभग सब मिल गए। बस लग रहा है कि कोई एक चीज अभी भी बाकी है। क्या बाकी है? तुमने क्या क्या खरीदा है? सिचुआन मिर्च, चक्रफूल, दालचीनी, बहुत कुछ। वाकई फन की आंखें फैल गईं। इतने सारे, मैंने तो इनमें से आधे नाम भी नहीं सुने। माँ ने साथ वाली सीट से कहा, मेरे हिसाब से फर्मेंटेड सोयाबीन पेस्ट के बिना कुछ भी सही नहीं होता। उसके बिना स्वाद ही कहाँ आता है। उनके कहते ही मेरे दिमाग में घंटी बजी। बेशक फर्मेंटेड सोयाबीन पेस्ट, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ? माँ ने सिर हिलाया, वही तो असली स्वाद है। मैं तुरंत चिल्लाया, तुम सही कह रहे हो, घर पहुंचते ही मैं इसे ट्राई करूंगा। घर पहुंचकर सब अपना अपना सामान अंदर ले आते हैं। सब काम निपटाकर मैं वैन को वहीं ले गया जहां मैंने उसे कल पार्क किया था। वैन से उतरते ही मैंने देखा कि फर्न उस लकड़ी के क्रेट को जलावन के ढेर पर फेंक रही है। मैंने भागकर उसे वापस नीचे खींचा। इसे नहीं जला सकते। तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि हर कूड़ा करकट काम का होता है? यह औषधीय जड़ी बूटी की तरह और मसालों में भी इस्तेमाल हो सकती है। मुझे इसकी जरूरत है। ओह, अब समझ आया। मुझे पता था कि तुम जो कर रहे हो सोच समझ कर ही कर रहे होगे। मैं बात टालते हुए हंस दिया और ज्यादा कुछ नहीं बताया। पॉकेट स्पेस में मौजूद रेसिपी स्क्रोल साफ कहता है, कुछ सामग्री समय के साथ मिलती हैं, उन्हें संभाल कर रखना, आगे काम आएंगी। तभी माँ ने मेरी जैकेट की फटी हुई आस्तीन देख ली। उन्होंने तुरंत मुझे पास बुलाया, इधर आओ, इसे उतारो, मैं इसे सिल देती हूँ। मैं मुस्कुरा दिया। माँ, जब ब्रेस्ट पोर्क से पैसे आने लगेंगे तो मैं आप सबके लिए नए कपड़े लाऊंगा। फर्न तुरंत मेरे पास आ गई। मैं भी, मुझे भी शामिल करना। अब पहले मेरी मदद करो। मसाले छांटते हुए मुझे कुछ याद आया। क्या घर पर वो छोटी तराजू अभी भी है? फर्न ने पलकें झपकाईं। वो पीतल वाली तराजू? दादाजी वाली? हाँ वही। फर्न, यह बात याद रखना, इन मसालों का अनुपात यूं ही नहीं बदल सकते। जरा सा भी फर्क स्वाद पूरी तरह बिगाड़ देगा। मैं ये अपने मन से नहीं कह रहा। पॉकेट स्पेस में जो रेसिपी स्क्रोल है उसमें अनुपात एकदम तय है। एक माप ज्यादा या एक कम, दोनों से ही सब खराब हो जाएगा। फर्न ध्यान से सुनती रही, बार बार हामी भरती रही। तभी अंदर से किसी ने आवाज दी, आ जाओ, खाना खा लो। सब पहले रात का खाना खाने बैठ गए। असली काम उसके बाद शुरू हुआ। पापा और माँ ने पोर्क के टुकड़े अलग किए, आंच पर खाल को अच्छे से भूना। मैंने पीतल वाली तराजू उठाई और एक एक करके मसाले तोले। कुछ आज बाजार से ताजा खरीदे थे, कुछ घर पर ही थे, कुछ उस लकड़ी के क्रेट से निकालकर इस्तेमाल के लायक पाए गए। सब माप लेने के बाद मैंने उन्हें जल्दी से धोया, फिर भिगोकर उन्हें। अगला कदम ब्रेजिंग के मसाले के मिश्रण को धीमी आंच पर पकाना। चूल्हे की आग धीरे धीरे और एक समान जल रही थी। कमरे में गर्माहट थी। बाकी तीनों गर्म बिस्तर पर बैठकर बातें कर रहे थे, पर मेरी नजरें लगातार पतीले पर टिकी थीं। क्या वो रेसिपी स्क्रोल सच में काम करेगी? आज रात पता चल जाएगा, जैसे जैसे समय बीतता गया। तभी कमरे की बातचीत रुक गई। चूल्हे की तरफ से एक गहरा और लाजवाब स्वाद हवा में घुलने लगा। मैं बड़ी मुश्किल से गांव वापस पहुंचा था और आते ही नौकरी खो दी। पूरे रास्ते घर लौटते समय ट्रैफिक में फंसा रहा। और तभी वो पॉकेट स्पेस अचानक से प्रकट हुआ। यह बहुत बड़ा नहीं है, पर इसमें सामान रहता है, चीजें व्यवस्थित रहती हैं, और कोने में पीले रंग के कुछ कागज के पन्ने हैं, सब मांस और खाना पकाने की रेसिपी। मैं रोज उन्हें पढ़ता हूँ, खासकर ब्रेस्ट पोर्क वाली रेसिपी। जितना ज्यादा मैं इसे देखता हूँ उतना यकीन होता है कि यह काम करेगी। नए साल से पहले अगर इसे कर पाया तो शायद कुछ अच्छे पैसे कमा सकूं, लेकिन मैं पूरी तरह खाली हो चुका हूं। सहारा देने वाला कोई नहीं है, मुझे यह खुद करना होगा। कल रात हमने बैठकर पूरा हिसाब लगाया था। कच्चा पोर्क 12 युआन प्रति आधा किलो आता है, लेकिन आप इसे लागत पर तो नहीं बेच सकते। पोर्क पकने के बाद सिकुड़ जाता है, आमतौर पर 70 या 80% रह जाता है। हिसाब लगाने पर असली लागत 17-18 युआन प्रति आधा किलो आती है। अगर कीमत बहुत कम रखी तो सारी मेहनत के बाद कुछ नहीं बचेगा। मेरा प्लान है नए साल की भीड़ का फायदा उठाना, मार्जिन कम रखना और ज्यादा मात्रा में बेचकर मुनाफा कमाना। पोर्क नकल्स की अलग कीमत, पैरों की अलग, पोर्क बेली की अलग। तुम ये सब मन से बना रहे हो। हमारी पीढ़ी में 8 पुश्तों से कोई बावर्ची नहीं रहा। ये गुप्त पारिवारिक रेसिपी कहाँ से आ गई? पापा, बस मुझे कहने दीजिए। अगर मैं आवाज नहीं लगाऊंगा तो खरीदेगा कौन? आज भीड़ ज्यादा नहीं है, परखने का अच्छा मौका है। मैं पूरी जिंदगी बिता चुका हूं और यह बाजार में मेरा पहला स्टॉल है। यह क्या तमाशा कर रहे हो? पापा, खाना अच्छा होना एक बात है, आपको लोगों को अपनी तरफ खींचना भी पड़ता है। तो आप ये ब्रेस्ट पोर्क कितने में बेच रहे हो? 28 युआन प्रति आधा किलो। इस मांस को देखो, असली पोर्क बेली है।
स्वाद आपको निराश नहीं करेगा। थोड़ा सस्ता करो, मुझे 2 हिस्सा दे दो। इससे कम नहीं हो सकता, नया साल आ रहा है। पोर्क के दाम हर दिन बढ़ रहे हैं। मैं बात करता जा रहा हूं और मेरे हाथ रुक नहीं रहे। मैं चाकू चलाता हूं, स्लाइस एक के बाद एक गिर रहे हैं, चर्बी से चमकते हुए गहरा और रसीला रंग। ये रेसिपी मैंने कल रात ही टेस्ट की थी। स्वाद बरकरार है, इसीलिए आज बाजार में लाया हूं। मुझे कल के मुकाबले आज ज्यादा भरोसा महसूस हो रहा है। ये लीजिए, आपका ब्रेस्ड पोर्क के 2 हिस्सा। बुरा नहीं है बेटा, चाकू चलाने में सफाई है। गर्मा गर्म ब्रेस्ड पोर्क। आजकल यहाँ कुछ भी आसान नहीं है। हर कोई मोल भाव करने की कोशिश करता है और अगर न मानो तो उन्हें लगता है कि लूट लिया। खरीदने से पहले चक्कर देखिए। स्वाद अच्छा न लगे तो पैसे मत देना। स्टोन मेरे बगल से जोर जोर से आवाज लगा रहा है। मैं बोर्ड के पीछे रहकर कटिंग जारी रखता हूं। अगर आज सब ठीक रहा तो मैं ली गांव जाकर पूरा सुअर ले आऊंगा। रेसिपी स्क्रॉल काम करती है, तो मेरे पास जो थोड़े से पैसे हैं वो भी अब बढ़ने लगेंगे। सिर्फ 2 हिस्सा बचा है और भीड़ छंट गई है। अभी तक खड़े क्यों हो? पापा ने हाथ मलते हुए पूछा। बस थोड़ी देर और आप वैन में जाकर गर्म हो जाइए। मुझे देखने दीजिए कि कुछ और बिकता है क्या। चलो अब घर चलते हैं। हमें आखिरी टुकड़ा बेचने की जरूरत नहीं है। हमने आज ही दर्जनों किलो बेच लिया है। मुझे पता है, लेकिन इसके बाद ली गांव की तरफ चलकर एक पूरा सुअर ले आते हैं। हम और कमाएंगे और स्टॉल जल्दी सेट कर पाएंगे। मेरा मन हुआ कि कह दूं कि जाने से पहले आज का सारा स्टॉक खत्म कर लेते हैं, पर मैं रुक गया। यह किसी लक्ष्य को पूरा करने के बारे में नहीं है। मैं बस इस पल को हाथ से नहीं जाने देना चाहता। तुम अभी भी खुले हो? बेहतरीन। मुझे थोड़ा और ब्रेस्ड पोर्क चाहिए। बिल्कुल, अभी काफी बचा है। कितना चाहिए? 1 हिस्सा अभी तैयार है। मैंने जल्दी से पैक करके थमाया। भीड़ है, लेकिन बोर्ड पर पोर्क को खत्म होते देखकर मुझे हर बिक्री के साथ तसल्ली हो रही है। यह नकदी है, शुद्ध मुनाफा। ठीक है, अब लपेटते हैं। मैं स्टॉल समेटने ही वाला था कि बाजार के दूसरे छोर पर धमाका हो गया। हटो सोंग, क्या पागल हो गए हो? वह सुअर तुम्हारी अपनी बीवी ने यहाँ भेजा था। बूढ़े जेंगा का इसमें क्या दोष? मैंने ऊपर देखा, सोंग ने क्लीवर पकड़ रखा है, आंखें लाल हैं। वो आगे बढ़ रहा है। भीड़ में हर कोई शोर मचा रहा है और मैं बात समझ गया। उसकी बीवी ने उसे बताए बिना अपना सुअर कटवाने भेज दिया था। सोंग को घर पहुंचकर पता चला तो वो गुस्से में आपा खो बैठा और सीधे यहाँ बूढ़े जेंग से लड़ने आ गया। पूरी जगह अफरा तफरी मच गई। मैं बिना सोचे आगे बढ़ा। मैंने झपट्टा मारकर बूढ़े जेंग को एक तरफ खींचा। चाकू उसके बालों के पास से गुजरा। शुक्रिया बेटा, सच में। अगर तुमने मुझे अभी नहीं खींचा होता तो पता नहीं क्या हो जाता। बूढ़े जेंग का चेहरा सफेद पड़ गया था। वो खुद को संभाल रहा था और मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था। मैंने बात टाल दी। हम वैसे भी पोर्क खरीदने ही आए थे। फिर तो सही समय पर आ गए। मैं बस इसे काटने ही वाला हूं और उसके बगल वाले को साफ करना अभी बाकी है। मैंने एक नजर डाली। मैं तुरंत देख सकता हूं, यह सुअर कल वाले से बेहतर है। खाल का रंग, चर्बी और मांस का अनुपात, मांस का घनत्व, सब कुछ बेहतर है। यह कल वाले से भी बेहतर कैसे है? मांस लाजवाब लग रहा है। बूढ़े जेंग, मैं पूरा एक ले लूंगा। बूढ़े जेंग ने आंखें झपकाई। इतना सारा? क्या तुम इतना खा पाओगे? मेरे बेटे ने बाहर रहकर एक कला सीखी है। नया साल आ रहा है। हम ब्रेस्ड पोर्क बनाकर बाजार में बेचने की योजना बना रहे हैं। पापा ने अपनी बात जोड़ दी। वो बातों के पक्के हैं। उन्हें किसी गुप्त रेसिपी के बारे में नहीं पता, पर यह कह दिया कि मैंने बाहर रहकर यह हुनर सीखा है। बात बहुत सहज लगी। मैंने बीच में नहीं टोका। मेरी नजरें सुअर पर टिकी थीं। एक पूरा सुअर लेने का मतलब है कि मैं आखिरकार बड़े स्तर पर काम कर पाऊंगा। पॉकेट स्पेस में जमा ब्रेस्ड पोर्क के साथ अब मैं पूरी तरह जुट सकता हूं। बूढ़े जेंग अभी भी हमसे बात कर रहे थे, पर मेरे स्टॉल पर फिर से थोड़ी भीड़ जमा हो गई। ज्यादा नहीं बचा, बस छोटे टुकड़े ही हैं। ये कैसी खुशबू है? ब्रेस्ड पोर्क काफी कमाल का है ना? खुशबू लाजवाब है। मुझे पहले चखने दो। मैं भी लूंगा। कितना दाम है? 28 प्रति आधा किलो, और यही आखिरी बचा है। क्या 25 में दोगे? मैंने बोर्ड पर बची हुई चीजों को देखा। लगभग कुछ नहीं बचा था और ये लोग साफ तौर पर सिर्फ खुशबू से खींचे चले आए थे। ठीक है, सौदा पक्का। मैंने चाकू चलाया और बचे हुए आखिरी टुकड़े तौल दिए। आखिरी बिट भी बिक गया। ब्रेस्ड पोर्क का वो पतीला पूरी तरह खाली। जैसे ही ये खत्म हुआ, मुझ में कुछ सुकून सा महसूस हुआ। आज का दिन बिल्कुल सफल रहा। सिर्फ बिक्री नहीं हुई, बल्कि मुझे दोबारा आने वाले ग्राहक भी मिले। और वो ब्रेस्ड पोर्क वाली रेसिपी स्क्रॉल, उसने आधिकारिक तौर पर खुद को साबित कर दिया। सुनिए अंकल झांग, मैंने जो किया वो बस एक रिफ्लेक्स था। ज्यादा मत सोचिए, हम अक्सर आते रहेंगे। ऐसी बात मत करो। तुम्हारे उस रिफ्लेक्स ने आज मुझे चाकू से बचा लिया। जो बाद में होगा सो होगा। लेकिन आज अगर उसके बाद मैं तुमसे पूरे पैसे लेता तो मैं कैसा इंसान कहलाता? शुक्रिया अंकल झांग। वो पूरा सुअर 240 किलो से ऊपर का था। कीमत काफी कम हो गई। एक अंदाजा लगाया, अगर मैं इसे ब्रेस्ड पोर्क में बदल दूं तो मुझे कम से कम 2500 युआन का मुनाफा होगा। मैं एक बावर्ची जिसने घर लौटते समय नौकरी खो दी, रसोई का सामान और किराने का राशन लेकर गांव लौट रहा था, और उसी रास्ते में कहीं पॉकेट स्पेस प्रकट हो गया। यह चीजों को सहेज कर रखता है। सामग्री अंदर जाती है, कचरा बाहर हो जाता है, और सबसे जरूरी बात, यह अंदर ही रेसिपी के साथ आया है। ब्रेस्ड पोर्क की हर एक सामग्री जुटाने के लिए पापा और मैंने बाजार में एक और दिन बिताया
स्टॉल पूरी तरह खाली होने तक सामान बेचा। हर युआन एक एक करके कमाया। धीरे धीरे वॉलेट को भरते हुए देखा। इससे मुझे बड़ी तसल्ली मिली। तो मैंने सबको शहर ले जाने का सुझाव दिया। माँ, आज दोपहर को काउंटी टाउन चलते हैं। जरूर। किस लिए? वह तुम्हारे और फर्न के लिए नए कपड़े लाना चाहता है। देखो तो खुद उसने क्या पहन रखा है। जो तुमने पैच लगाया है वो मुश्किल से टिका हुआ है। बाहर जाने में शर्मिंदगी होगी। चलो ठीक है, फर्न और मुझे भी नए कपड़ों की जरूरत है। माँ, आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है, मैंने इंतजाम कर लिया है। पर सुअर के लिए जो पैसे थे वो असली पैसे हैं। क्या हम आज एक पूरा सुअर घर नहीं लाए? पापा, माँ, खर्च करो, चिंता मत करो। मैं इतनी मेहनत इसीलिए कर रहा हूं ताकि आप बेहतर जी सको, वरना इस सब का मतलब ही क्या है? मैं भी कड़ी मेहनत करूंगा, वादा करता हूं। पहले खा लो, फिर हम सब चलेंगे। काउंटी टाउन की यह यात्रा मुख्य रूप से सबके लिए कपड़े लेने के बारे में है। छोटे शहरों के अपने फायदे होते हैं। चीजें बहुत महंगी नहीं होती। कुछ महंगी चीजें तो हैं ही, कुछ आइटम 1000 युआन से ऊपर जाते हैं, पर ज्यादातर चीजें 100 से 200 के बीच मिल जाती हैं। माँ, ये थोड़े पैसे आपके लिए। कितना अच्छा बेटा है, तुम बहुत खुशनसीब हो। इतना समझदार बेटा। हा हा हा। सच कहूं तो मैंने अपने लिए कुछ खरीदने का सोचा ही नहीं था। जो मैंने पहन रखा है वो अभी भी पहनने लायक है। काम चल जाएगा। पर माँ के पास अपने विचार हैं। घर पर हमारे पास कभी ज्यादा नहीं था, और मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढना वर्षों से उनके दिमाग में है। वो चाहती है कि उसका बेटा ठीक से कपड़े पहने, ताकि नए साल पर जब लोग घर आएं तो शायद कोई नोटिस करे। अपने लिए भी कुछ ढंग का चुन लो, कुछ अच्छा ले लेते हैं। माँ, सच में, मैं सेल में जो भी मिलेगा ले लूंगा। आखिरकार मैंने एक डिस्काउंट वाला डाउन जैकेट चुना। 130 युआन, कपड़ा मोटा है और पहनने में गर्म। फर्न ने एक लाल पैडेड सेट चुना। ऊपर और नीचे ट्रैक सूट जैसा स्टाइल। काम का है, हिलने डुलने में आसान और ठंड से बचाएगा। सस्ता भी, बस 100 से थोड़ा ज्यादा। मैं उसे कुछ बेहतर दिलाना चाहता था, पर फर्न ने साफ मना कर दिया। अरे मुझे देखो, 100 युआन वाला ये जोड़ा भी मुझ पर किसी ब्रांड जैसा लग रहा है। फालतू पैसे क्यों बर्बाद करने? जब तुम अमीर हो जाना तब मुझे कुछ अच्छा दिलाना। शॉपिंग के बाद डैड ने अचानक अपने माथे पर हाथ मारा, जैसे उन्हें कुछ याद आया हो। उन्होंने बताया कि शहर में एक पोल्ट्री प्रोसेसिंग प्लांट है जहां चिकन का बचा हुआ हिस्सा बहुत सस्ता मिल जाता है। रास्ते में रुकते हुए चलेंगे। अच्छा आइडिया है। वहां पहुंचकर पता चला कि वो अलग अलग साइज में आते हैं। छोटे वाले 215 युआन के आधे किलो थे। सस्ता तो था, पर एक नजर देखते ही मेरी रुचि खत्म हो गई। बहुत छोटे हैं, मांस ही नहीं है उनमें, कोई फायदा नहीं। जरा उन 4 युआन वालों को देखो। साइज बेहतर है और मांस भी ठीक है। 4 युआन प्रति आधा किलो। एक बॉक्स में 5 से ज्यादा लो तो दाम और कम हो जाता है। कितने लोगे? 100 बॉक्स? ये सुनते ही मैं एकदम चुप हो गया। 100 बॉक्स मतलब 1000 किलो से भी ज्यादा। मेरे पतीले का तो भूल ही जाओ, इतना बड़ा पतीला भी उसे नहीं झेल पाएगा। पहले 10 बॉक्स से शुरू करता हूं। पहले आजमा के देखते हैं, ठीक रहेगा। प्लांट से निकलकर हम फिर से बाजार गए। कुछ 100 और खर्च करके एक बड़ा डबल वॉल सूप का पतीला लिया। उसमें इंसुलेशन भी था। काफी बड़ा है। इससे ब्रेस्ट पोर्क बनाने का काम और आसान हो जाएगा। जो कुछ भी खरीदा उससे मेरे ज्यादातर पैसे खर्च हो गए। फोन में बस 1000 युआन बचे थे, पर मुझे चिंता नहीं थी। पॉकेट स्पेस में मौजूद ब्रेस्ट पोर्क की रेसिपी टेस्ट की जा चुकी थी। स्वाद एकदम जबरदस्त है। बेचते रहेंगे तो पैसे वापस आ जाएंगे। घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था। नया साल करीब था। सर्दियों के दिन छोटे होते हैं। 5 बजते ही एकदम सन्नाटा छा जाता है। मैं भी मदद करूंगी। माँ, तुम बड़े पतीले को रगड़कर साफ कर दो। ये नया पतीला सिर्फ अपनी क्षमता के लिए लिया है। पुराना स्टील का पतीला मुश्किल से कुछ दर्जन किलो मांस झेल पाता था। आज खाना बनाने के बाद मैंने देखा कि अंदर बस थोड़ी सी शोरबा बची थी। कल दक्षिण दिशा वाला चूल्हा तोड़कर उसे फिर से बनाएंगे। इस नए पतीले को सीधा उसी में सेट कर देंगे। हाँ, फिर मुझे जमीन पर बैठकर शोरबा गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है, बिजली भी बचेगी। रात के खाने में क्या खाना है? माँ, क्या वो गाढ़ा दलिया अभी बचा है? उसी को गर्म कर लेते हैं। और आज जो सब्जियां खरीदी थीं उनकी जल्दी से 1-2 डिश बना लेते हैं। ठीक है। अगली सुबह स्टॉल पर मैं फर्न को भी साथ ले आया। डैड चूल्हा ठीक करने के लिए पीछे रुक गए। मैं फर्न को ले गया और अपने एक पुराने दोस्त को भी बुला लिया। फर्न, आज हम ब्रेस्ड पोर्क बेचेंगे। स्टोन बहुत मजबूत लड़का है। हाई स्कूल ग्रेजुएशन के वक्त ही वह 6 फीट का था। अब तो और भी भारी भरकम लगता है। बाय, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आज 2 बाजार खुले थे और हमने भीड़ भाड़ वाला चुना। मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। स्टोन को कुछ नहीं पता था। मुझे ब्रेस्ड पोर्क बनाते हुए अभी थोड़े दिन ही हुए थे, पर सेल्स में काम करने की वजह से वह बहुत अच्छा बोलता था और कुछ ही मिनटों में वह मेरे साथ मिलकर आवाज लगाने लगा। ताजा ब्रेस्ड पोर्क, बेहतरीन दाम और लाजवाब खुशबू। आइए चक्कर देखिए, यहाँ से गुजरना मत। बस एक बार खाएंगे तो और मांगेंगे। इस पोर्क की खुशबू कमाल की थी। सच में बहुत अच्छी। स्वाद लाजवाब था। थोड़ी भीड़ चखने के लिए इकट्ठा हुई ही थी कि तभी कोई साइशेड से धक्का मारते हुए आया। आखिरकार मिल ही गए। उसके अचानक आने से सब जम से गए। कुछ को लगा कि वह झगड़ा करने आया है, बाकियों को लगा कि शायद पोर्क में कोई खराबी है।
जैसे किसी को शक हुआ हो और कुछ ज्यादा ही ड्रामा करने वाले लोगों ने अपने हाथ में लिया हुआ मीट नीचे गिरा दिया, जैसे उन्हें बीमार होने का डर हो। तुम कौन हो? क्या चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं ब्रेस्ड पोर्क खरीदने आया हूँ। मैंने कल लियू फैमिली मार्केट से एक हिस्सा खरीदा था, याद है? ओ तुम हो, मुझे याद है। मुझे लगा तुम स्टॉल पलटने आए हो। नहीं, बस और खरीदने आया हूँ। भीड़ रिलैक्स हो गई, वह यहाँ मुसीबत खड़ी करने नहीं आया था। जो लोग अभी भी अपना सैंपल लिए खड़े थे, उन्होंने उसे मुंह में डाला और स्वाद लेते ही उनकी आंखें चमक उठीं। यह पोर्क वाकई जबरदस्त है ना? चर्बी बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है। मैंने कल ही खरीदा था। मेरी माँ और पत्नी दोनों को ये बहुत पसंद आया। मेरे जुड़वा बच्चे, मेरी पत्नी और माँ को तो उन्हें खिलाने के लिए उनके पीछे भागना पड़ता था। कल उन्होंने खुद ही इसे मजे से खाया। वे पहले चर्बी वाला मांस बिल्कुल नहीं खाते थे। कल वे तो चुन चुन कर चर्बी खा रहे थे। हाँ, ये तो आसान है। कितना चाहिए? अभी ताजा बैच आया है, आज मांस एकदम बढ़िया है। अच्छी मात्रा में पैक कर दो। मुझे 20 हिस्सा ब्रेस्ड पोर्क दे दो, कुछ घर के लिए, कुछ ससुर जी के लिए। हमारे पास ब्रेस्ड पोर्क नकल्स, पैर और पसलियां भी हैं। पसलियों में काफी मांस है। ठीक है, मुझे 10 हिस्सा पोर्क बेली, 10 हिस्सा ब्रेस्ड पसलियां और 2 पिग फीट दे दो। 2 थैलियों में बांट देना। मेरी पत्नी इसके लिए जीती है। पैक कर रहा हूँ। आज कोई लड़ाई नहीं हो रही, आज मुझे कोई नहीं दबा रहा। पर मैं जानता हूँ बार बार आने वाले ग्राहक ही असली कमाई हैं। एक बार बात फैल गई तो पैसों की दिक्कत खत्म हो जाएगी। पॉकेट स्पेस के वो रेसिपी स्क्रॉल सच में कमाल के थे। दोपहर के बाद तक हम बस काम में लगे रहे। स्टॉल पर भीड़ आखिर कम हुई। सामने रखा बड़ा पतीला लगभग खाली था, बस थोड़े टुकड़े बचे थे। सुबह का बिजनेस आज सच में बहुत अच्छा रहा। तुम सही कह रहे हो, तुम्हारा ब्रेस्ड पोर्क वाकई बहुत अच्छा है। बाय, आज हमने काफी कमाया। एक सुबह में 3700 युआन से ज्यादा मैंने पोर्क के लिए 2500 चुकाए थे, यानी करीब एक्साल बोसो का सीधा मुनाफा। और ये तो सिर्फ सुबह की बात है। आओ मेरा वाला खाकर देखो। किसी ने मेरे राइस बाउल को एक बार चखा था और वह मुझे काम पर रखने के लिए अच्छी कीमत देने को तैयार था। स्टॉल को किसी की देखभाल की जरूरत नहीं थी। हर फैसला मेरा खुद का है। उन्होंने तो मेरे लिए एक हेल्पर देने की भी बात कही। जैसे ही सुना कि कुछ घंटों के काम के 5000 युआन मिलेंगे, मैंने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। घर वापस आकर मैं सीधा पॉकेट स्पेस में गया। कल मुझे एक दावत में जाना है, इसलिए देखना था कि क्या कुछ काम की चीज मिल जाए। पिछले कुछ दिनों से ब्रेस्ड पोर्क में इतना उलझा हुआ था कि इस जगह को लगभग भूल ही गया था। प्रैक्टिस एरिया अभी भी वहां था। चॉपिंग बोर्ड रखे हुए थे, काटने के औजार बिखरे थे और वो तकनीक मैनुअल जो मैंने पहले देखे थे। मैं खड़ा होकर धीरे धीरे सब देख रहा था। डाइसिंग, स्लाइसिंग, प्लेटिंग, चाकू चलाने का हुनर, जो कुछ भी मैंने सीखा था वो सब यहाँ था। पर उसके परे कुछ और भी था जो धुंध की वजह से साफ नहीं दिख रहा था। पॉकेट स्पेस के बीचों बीच वही पुराना पेड़ खड़ा था। शाखाएं सूखी थीं, पत्तियां पीली और राख जैसी धूसर। मैं उसे देखता रहा और मुझे अंदर ही अंदर कसक हुई, जैसे किसी मरणासन्न मरीज को देखना जो गिरने से इनकार कर रहा हो। फिर भी ध्यान से देखने पर उसमें एक हल्की धड़कन लौट रही थी, बस एक चमक, पर वह जिंदा था। मैंने पेड़ को देखकर धीरे से कहा, चिंता मत करो, जैसे ही पैसे जोड़ लूंगा यहाँ की हर चीज एक एक करके पूरी करूंगा। मेरे शब्द पूरे होते ही नजारा बदल गया, जैसे किसी ने मुझे बांह पकड़कर खींचा हो। अगले पल मैं कहीं और ही था। मेरे चारों ओर चॉपिंग बोर्ड, नक्काशी वाले चाकू, मूली और तमाम तरह की नक्काशी का सामान था। खाने की नक्काशी का ट्रेनिंग एरिया एकदम सही वक्त। कल की दावत में स्वाद मायने रखता है, पर अगर सजावट भी अच्छी हो तो बात ही कुछ और है। मैं चीजों को देख ही रहा था कि तभी आगे से एक तेज आवाज आई, सब ध्यान दे, अगर नहीं सीखा तो कोई यहां से नहीं जाएगा। तो ये क्लास है और इसे सीखे बिना बाहर नहीं जा सकते। अब मैं यहां हूं तो वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। मैं सीखने में जुट गया। पहले तो मेरे हाथ बहुत अकड़े हुए थे। चाकू या तो ज्यादा गहरा चला जाता या कोण गलत हो जाता। मैं जो भी काटता बेकार हो जाता। फूल फूल नहीं लगते थे और पत्तियां पत्तियां नहीं। इंस्ट्रक्टर पास आया, मेरे हाथों की गंदगी को देखा और बोला, तुम्हारे हाथ पैरों से भी ज्यादा बेकार हैं। मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर वह गलत नहीं था। मैं एक मूली का फूल भी नहीं बना पा रहा था। मैंने दांत भींचे और लगा रहा। एक कोशिश, 2 कोशिश, फिर भी सही नहीं हुआ तो मैं 10 बार लगा रहा। एक के बाद एक पीस बर्बाद हुए। मेरी उंगलियां सुन्न हो गईं, पर आखिरकार हरकतें सही होने लगीं। फिर तभी मुर्गे ने बांग दी और मैं चौंक कर जाग गया। बाहर उजाला हो चुका था। मैंने अपने हाथों को देखा। क्या पिछली रात सपना था या मैंने सच में पूरी रात पॉकेट स्पेस में प्रैक्टिस की? हर हरकत इतनी जानी पहचानी थी कि सपना तो नहीं हो सकता। अभी तो बस एक मूली चाहिए थी प्रैक्टिस के लिए। चाकू अभी चलाकर देखता, पर आज बहुत काम था। वक्त नहीं है। मार्केट डे पर जाना है, पोर्क बेचना है, फिर क्लाइंट के यहां निकलना है। बाजार शाम को खुलता है, पर उससे पहले बहुत कुछ करना था और मैंने अभी तक ये तय नहीं किया था कि बनाना क्या है। यहाँ के लोग खाने के शौकीन हैं और अच्छे खाने की परख रखते हैं। ऊपर से मेरा ब्रेस्ड पोर्क वाकई बहुत अच्छा था। कुछ ही दिनों में रेगुलर ग्राहक वापस आने लगे थे। बातें जल्दी फैलती हैं। मेरे स्टॉल की साख बन चुकी थी, इसलिए जब मैंने आज स्टॉल लगाया तो मुझे आत्मविश्वास था, जब तक क्वालिटी बरकरार है ग्राहक आते रहेंगे, और वही हुआ।
स्टॉल लगा ही था कि जाने पहचाने चेहरे एक एक करके दिखने लगे। कुछ 2 दिन पहले आए थे, कुछ ने परिवार से सुना था। मैं एक साथ स्लाइस कर रहा था और लोगों का स्वागत कर रहा था। 2 घंटे में 7-8 रेगुलर ग्राहक आ चुके थे। इस हिसाब से आज का दिन शानदार रहने वाला था। फिर रश के बीचों बीच किसी ने दूसरी तरफ से चिल्लाकर कहा, इसका ब्रेस्ड पोर्क मत खरीदना, ये मीट गंदा है, ये मरे हुए सुअरों का मांस इस्तेमाल करता है। सबने मुड़कर देखा कि किसने कहा। स्टोन और मैंने एक साथ भौहें सिकोड़ी। कौन बकवास कर रहा है? हम दोनों बरसों से बाहर काम कर रहे थे। ये लड़का हमसे कई साल छोटा था। 3 साल पहले तो ये बच्चा रहा होगा। मैं कितना भी सोचूं, मुझे याद नहीं कि मैंने कभी ऐसे लड़के को परेशान किया हो, और असंतुष्ट ग्राहक वो तो हो ही नहीं सकता। मैं जानता हूं कि मेरे खाने में क्या जाता है। हर कट ताजा क्वालिटी पोर्क है। मैं पॉकेट स्पेस से मिली रेसिपी स्क्रॉल्स का इस्तेमाल करता हूं। मांस एकदम शुद्ध है, स्वाद लाजवाब है। मैं हर एक सामग्री को लेकर सावधानी बरतता हूं। कुछ भी गड़बड़ नहीं है। स्टोन अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने पहले जवाब दिया, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे घर में कैसे बनता है ब्रेस्ड पोर्क? सीधा जिंदा सुअर पतीले में डाल देते हो क्या? लड़का अटक गया। उसका चेहरा फीका पड़ गया। वह तुरंत पलटा। नहीं नहीं, मैंने गलत बोला। मेरा मतलब है ये बीमार सुअर का मांस इस्तेमाल करता है। सड़ा हुआ कूड़ा जो ये कौड़ियों के दाम खरीदता है, वरना इतना सस्ता कैसे बेच सकता है? जैसे ही ये बात उसने कही, पास खड़ा एक शख्स कूद पड़ा। सच में? मैंने पहले बीमार सुअर का मांस खाया है। वैसे खुशबू तो अच्छी थी। बीमार भी नहीं हुआ मैं। गांव वाले ईमानदार हैं, पर बेवकूफ नहीं। तुम सोचते हो कि बिना सबूत ऐसा आरोप लगाओगे और बच जाओगे। मैंने अपना चाकू बोर्ड पर रखा और अपनी आवाज उठाई। सब लोग, क्योंकि कोई दावा कर रहा है कि मेरे मीट में दिक्कत है, तो मैं आप सबके सामने साबित करूंगा। कोई तुरंत चिल्लाया, कैसे साबित करोगे? मैं जरा भी विचलित नहीं था। ये मुश्किल नहीं है, इसे काट कर देखो। सबको दिखाओ कि क्या देखना है। समझाओ कि खराब मीट की पहचान कैसे करते हैं। इतना काफी था। मैं इसे अभी काटूंगा और सबको सिखाऊंगा कि अच्छे और खराब पोर्क में फर्क कैसे करते हैं। मेरी उम्र पर मत जाना, मैं सालों से रसोइया हूं। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि क्या देखना चाहिए। मैंने ब्रेस्ट पोर्क का एक टुकड़ा उठाया और वहीं उसे स्लाइस किया। एक साफ कट से अंदर का हिस्सा पूरी तरह खुल गया। मैंने उसे सबको दिखाया। पहले खाल देखो। बीमार होकर मरे हुए सुअर की खाल पर बड़े अजीब से धब्बे या खून के निशान होते हैं, कभी कभी गहरे लाल रंग के पैच। अब मेरा देखो। बाहर से ये ब्रेज की वजह से गहरा है, पर खाल के नीचे ये पूरी तरह साफ है। अगर कुछ गलत होता तो कोई भी रंग इसे छुपा नहीं सकता था। भीड़ में से कोई तुरंत बोला, अगर खराब खाल काटकर निकाल दी गई हो तो? मैंने हाथ आगे बढ़ाया और टुकड़ा उसे पकड़ा दिया। मेरा ब्रेस्ड पोर्क हमेशा 5 लेयर पोर्क बेली होता है। बिना खाल के तो इसे ब्रेस्ड पोर्क कह ही नहीं सकते। वो परत न हो तो स्वाद बिल्कुल अलग होता है। पास में खड़ा कोई हंसा और बोला, ये सही है, ब्रेस्ड पोर्क तो 5 लेयर ही होना चाहिए। सारा लीन मीट हो तो बनावट बिल्कुल सही नहीं होती। मैं कहता रहा। अगर किसी को अभी भी शक है तो खुद चक्कर देखो। एक पुराना ग्राहक तुरंत आगे आया। मैंने इसका पोर्क पहले खाया है, ये लाजवाब है। क्या ये सबूत काफी नहीं है? पास में ही किसी ने गाली दी। आजकल के लोग भी अजीब हैं, बिना शर्म के कुछ भी बकवास कर रहे हैं। बाकी लोग तो अपना बटुआ निकाल चुके थे। बिल्कुल, हम सब ने उसका पोर्क चखा है। मुझे 2 पाउंड दे दो, मैं भी थोड़ा लूंगा। वो चाल पूरी तरह उल्टी पड़ गई। अब मेरे स्टॉल के चारों ओर अच्छी भीड़ है। जो लोग हिचकिचा रहे थे, मेरी बात सुनकर उन्हें भरोसा हो गया। खासकर मेरे रेगुलर ग्राहक। उन्हें शक था, पर अब सारी चिंता दूर हो गई। वे नए ग्राहकों से भी जल्दी खरीद रहे हैं। मैं ब्रेस्ट पोर्क बेचता रहा और साथ में चिकन के ढांचे भी निकाल दिए। आज दोपहर एक भोज का काम है, इसलिए वैसे भी ज्यादा स्टॉक नहीं लाया था। उस घटना ने तो और भी लोग खींच लिए। सुबह 10 बजे से पहले ही लगभग सब बिक गया। आखिरी के टुकड़े भी हाथों हाथ निकल गए। मैंने हाथ धोए और पत्थर की तरफ मुड़ा। गाड़ी तुम अच्छी चलाते हो, मुझे घर छोड़ दोगे या साथ चलोगे? पत्थर ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। चिंता मत करो, तुम अपना काम करो, मैं दोनों तरफ गाड़ी चला लूंगा। रास्ते में थोड़ा आराम कर लेना। मैं हंसा। शुक्रिया भाई, पर सच में ठीक है, सिर्फ 1 घंटे की ही तो दूरी है। पत्थर ने सिर हिलाया। ठीक है, आज दोपहर पिताजी की मदद करूंगा। घर पर वैसे भी करने को कुछ खास नहीं। मैंने आज की बिक्री पर नजर डाली और एक गर्माहट महसूस हुई, खासकर उन चिकन ढांचों को देखकर। वे उम्मीद से जल्दी बिके। सच कहूं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि चिकन के ढांचे ऐसे बिकेंगे। पत्थर मेरे पास मुस्कुराया। हाँ, कहा था ना, वे तो हवा में उड़ गए। और अचानक मुझे पॉकेट स्पेस मिल गई। सामग्री से भरी, रेसिपी स्क्रॉल से लदी हुई और बार बार अभ्यास करने की जगह। इन कुछ दिनों में मैंने खूब मेहनत की, ब्रेस्ड मीट बेचा, मार्केट में चिल्लाया, ग्राहकों को बुलाया, सिर्फ एक वजह से, पॉकेट स्पेस की हर चीज को कैश में बदलना। और ये काम कर गया। 200 पाउंड से ज्यादा का ब्रेड सामान आधे दिन में गायब। आओ खाना खाएं। मेज पर घर के बने स्वादिष्ट पकवान सजे हैं। सुअर के मांस के साथ ग्लास नूडल सलाद, सूखी टोफू के साथ तीखी मिर्च, कीमा बना पोर्क एस्पिक और ऊपर से कीमा बना पोर्क दबाकर, और क्रिस्पी पोर्क की एक प्लेट है। और सॉस, खासकर क्रिस्पी पोर्क में ग्लास नूडल सलाद, मांस से भरा हुआ। चॉपस्टिक उठाओ और सब्जियां लगभग गायब हो जाती हैं। हमारे पास अभी भी काफी रियर कट पोर्क बचा है। 50 या 60 पाउंड मैंने बताया।
गिफ्ट वाले पैसे मिला लें तो और भी है। पिताजी और मैं हाल ही में खुद को थका चुके हैं, इसलिए खाना बनाते समय मांस में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये सब देखो पत्थर, तुम्हें यहाँ आए पूरा 1 साल हो गया है। कम से कम हम एक अच्छी दावत तो लगा ही सकते हैं। माँ, कल सुनहरा क्रिस्पी पोर्क बनाना। जरूर पत्थर, कल तुम फ्री हो तो आ जाना। मैं बोझ नहीं बनना चाहता। बोझ? अगर सच में बुरा लग रहा है तो कल स्टॉल पर मदद के लिए आ जाना। खाना साथ में, और हम तुम्हें पैसे भी देंगे। पैसे रहने दो, बस खाना खिला देना, हिसाब बराबर। सच तो यह है कि नया साल न होता तो पत्थर घर आना ही नहीं चाहता। उसका परिवार हर दिन कलेश से भरा रहता है। उसकी दोनों भाभियां एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाती। उसके दोनों भाई 2 वाक्य बाद ही बहस करने लगते हैं। उनके माता पिता बीच में फंसे रहते हैं। ज्यादा बोलने से डरते हैं, पर यहाँ मेरे घर में पूरा परिवार अजीब तरह से एकजुट है। उन्हें डर है कि वो कहीं ज्यादा न खा ले और फायदा न उठाए। वो उदार है, नासमझ नहीं। हमारे यहाँ ऐसा खाना उसे बरसों से नसीब नहीं हुआ। घर पर नए साल के दौरान भी उसे पेट भर खाना नहीं मिलता। वो सब छोड़ो, हिसाब किताब की बात बाद में। मैं चिकन के ढांचे भिगोना शुरू करती हूँ। समझ गया माँ, खाना खाते ही मैं ब्रेस्ट पोर्क शुरू कर दूंगा। पिताजी ने दिन में ही साइड किचन खाली कर दिया है। कल खरीदा हुआ बड़ा पतीला चूल्हे पर बिल्कुल फिट बैठता है। उबाल आने तक तेज आंच, फिर धीमी आंच, बीच बीच में देखते रहना। मैं ब्रेस्ट पोर्क के 2 पतीले माँ पिताजी के पास छोड़ता हूँ और पत्थर व फर्न के साथ निकल पड़ता हूँ। हम सीधे नांगेवांग मार्केट एरिया जाते हैं। नांगेवांग पहाड़ की तलहटी में बसा है। आसपास के गांवों के लोग अक्सर जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने जाते हैं। हम गाड़ी रोकते हैं और ढलान ऊपर की ओर चलते हैं। फर्न और मैंने जानबूझकर पुराने कपड़े पहने थे। नहीं चाहता कि लकड़ियां किसी अच्छे कपड़े में फंसें। आने से पहले मैंने नांगेवांग जड़ी बूटी के बारे में पढ़ा था। ये कई जगहों पर उगती है, खासकर दक्षिण में। पर यहाँ आसपास ज्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते, और सर्दी होने के कारण सारे पत्ते गिर चुके हैं, जिससे इसे ढूंढना और भी मुश्किल हो गया है। हम काफी देर तक खोजते हैं पर हाथ कुछ नहीं आता। फिर पत्थर ताजा उखड़ी झाड़ियों के ढेर को देखता है और मुझे बुलाता है, अरे यही है ना। सच कहूं तो अगली बार इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना। इतनी मशक्कत और हाथ कुछ नहीं आया। मैं भी यही सोच रहा हूं। अगर मैं कुछ दिन पहले आता तो चीड़ के कोन भी जमा कर सकता था। अगर पता होता कि सब ऐसा होगा तो 2 महीने पहले ही आ जाता, हजारों और बचा सकता था। भाई, ज्यादा मत सोचो। नए साल के बाद देखना जहां मैं काम करता हूं। पहले तो मैं बिना सोचे हाँ कह देता, पर अब सब बदल गया है। मेरे पास पॉकेट स्पेस है, उसके अंदर की रेसिपी स्क्रोल, सब कुछ जो मैंने अभ्यास किया और बनाया है। इसका पूरा इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है। मैं किसी और के लिए काम करने के बजाय घर रहना पसंद करूंगा। मैं इस रास्ते को पूरा करना चाहता हूँ। मेरे पास जो है वो अभी काम चलाने के लिए काफी है। मैंने अभी गाड़ी स्टार्ट ही की थी कि फोन बज उठा। हेलो, हाँ बाय, कैसे हो? मेरा फोन बंद हो गया था। मैं पापा के फोन से कॉल कर रहा हूँ, जो इसलिए मैंने नंबर नहीं पहचाना। सुनकर अच्छा लगा। क्या बात है? असल में एक मदद चाहिए थी। उसने फोन पर सब समझाया। पता चला कि जिस मालिक के साथ मैंने खाना शेयर किया था, वो चाहता है कि मैं उसके लिए भोज बनाऊं। काम मुश्किल नहीं है और जगह सिर्फ 50 मील दूर है। 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा का रास्ता, कुछ खास नहीं। 15 मेजें, 5000 युआन। कुछ मत लाना, बस डिश का नाम बताओ, सामग्री वे संभाल लेंगे। ये अच्छी डील है। एक भोज, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन, अगर जल्दी गया तो 2। 5000 युआन बड़ी रकम है, पर कुछ बात खटक रही है। मैं अपनी काबिलियत जानता हूँ। मैं टॉप टियर नहीं हूँ, पर 3 डिश के बाद ही वे मुझे हायर करने पर अड़े हैं। क्या उन डिश ने बस सही नोट हिट किया? कल सुबह आ जाना। जश्न शाम को है। 1 रात रुकना और अगले दिन वापस आ जाना। ठीक है, मैं कल सुबह पहुंच जाऊंगा। मैंने फोन रखा और थोड़ी देर गाड़ी में बैठा रहा, फोन हाथ में लिए। काम आसान दिख रहा है, पर जितना आसान दिखे उतना ही सावधान रहना होगा जब तक मैं वहां न पहुंच जाऊं। कुछ भी हो सकता है, पर 5000 युआन सामने रखे हैं। मैं अनदेखा नहीं कर सकता। घर पहुंचने तक पूरे आंगन में खुशबू महक रही थी। खुशबू तो एकदम लाजवाब है ना? ब्रेस्ट चिकन के ढांचों ने पूरे आंगन को घेर लिया है। आओ आओ पत्थर, थोड़ा सूप लो। उबालने के बाद भी इनमें आधा पाउंड मांस अभी बाकी है। ये लो, तुम्हारे लिए भी एक लाता हूं। कैसा लगा? ये सच में बहुत अच्छा है। पकाने से पहले तुमने इन्हें बांधा था, है ना? स्वाद अंदर तक चला गया। हड्डियों को चबाने में भी मजा आया। छोटे बदमाश, कुकिंग की क्लास बेकार नहीं गई। नीचे कैल्प और आलू भी हैं। कैल्प थोड़ा ज्यादा पक गया है, पर आलू बेहतरीन है। अभी भी हल्का कच्चापन है। कल मैं कुछ पत्ता गोभी के डंठल लाऊंगा और उन्हें भी ब्रेज में डाल दूंगा। मैंने चॉपस्टिक रखी और सबको देखा। पिताजी, माँ, मुझे कल बाहर जाना है। मैं लगभग 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। किस लिए? एक पहचान वाले को दावत के लिए मदद चाहिए। 15 मेजें, 5000 युआन। मैं कल दोपहर जाऊंगा, शाम को खाना बनाऊंगा और अगले दिन वापस। अगर सब सही रहा तो शायद उसी रात वापस आ जाऊं। बिक्री का 1 दिन भी खराब नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो इन पिछले कुछ दिनों में हमने अच्छी कमाई की है। हमें बस चिंता है कि तुम नए साल की पूर्व संध्या पर वापस न आए तो। क्या रहने की जगह है? हाँ, वे इंतजाम कर रहे हैं। अगर दावत देर तक चली तो 10 या 11 बजे तक ही खत्म होगी। यहाँ के रास्ते तंग हैं। कुछ रास्तों पर लाइट ही नहीं है। रात में ड्राइविंग सुरक्षित नहीं, तो वहीं रुक जाना। सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है।
तुम अगली सुबह जल्दी वापस आ सकते हो। मैं 6 बजे निकलूंगा, 7 या 8 तक घर। ठीक है, दवा का पैक यहीं छोड़ दो, मैं 8 तारीख को ओल्ड जोंग से ले लूंगा, बेफिक्र होकर जाओ। माँ और मैं सब संभाल लेंगे। नए साल के लिए चिकन के ढांचों को डीप फ्राई करते हैं। उन्हें तब तक तलो जब तक हड्डियां कुरकुरी ना हो जाएं। असली मजा तो वही है। अभी भी अच्छे हैं पर मांस से ज्यादा हड्डियां हैं। अगर हम उन्हें पूरी तरह तल लें तो कमाल हो जाएंगे। रात के खाने के बाद मैं पत्थर को घर छोड़ने गया। वो थोड़ा नशे में था। माँ ने पहले ही उसे कुछ ब्रेज्ड चिकन के ढांचे पैक कर दिए थे। मैं थोड़ा ब्रेस्ट पोर्क भी काटने वाला था, पर उसने साफ मना कर दिया। कहा कि अगर वो घर ले भी गया तो शायद उसके माता पिता को कुछ न मिले। हर परिवार का अपना बोझ है। लौटते वक्त मेरा दिमाग कल की दावत पर था। 5,000 युआन को अनदेखा करना मुश्किल है, पर क्या वहां पहुंचने के बाद सब स्मूथली होगा, ये अभी भी पहेली है। अपने कमरे में वापस आकर मैं पॉकेट स्पेस में गया और चारों ओर देखा। चाकू चलाने और खाना पकाने के निशान अभी भी मौजूद हैं। इन पिछले दिनों में मैं बिना रुके भाग रहा था, पर मैंने कुछ भी बर्बाद नहीं होने दिया। खाली पल में मैं रेसिपी स्क्रॉल पढ़ता हूँ, तैयारी करता हूँ। सच कहूं तो इस काम के लिए हाँ कहने की एकमात्र वजह ये जगह है। इसके बिना गांव वापस लौटे कुछ दिन ही हुए थे। किसी ने 15 मेजों का खाना पकाने को कहा होता तो मैं इतनी जल्दी कभी तैयार नहीं होता। मैंने मन ही मन फिर से हिसाब लगाया। वापस आने के बाद से ब्रेस्ड पोर्क बेचना, चिकन के ढांचे बेचना, मार्केट जाना, सुअर खरीदना, आना जाना, पैसे की बाढ़ सी आ गई है। और सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं। पुराने दिनों में माँ पिताजी महीनों खेती करते थे, तब भी इतनी कमाई नहीं हो पाती थी। कुल मिलाकर बात यह है, हुनर हो तो पैसा खुद चल कर आता है। पॉकेट स्पेस की रेसिपी स्क्रॉल वाकई में असली चीज है। मेरा बनाया हुनर भी असली है, जरूरत पड़ने पर काम आता है। जब तक सब सही चलता रहा, मैं अपनी राह पर चलता रहूंगा। मेरे पास ये ऐसी जगह है जिसे मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ। सामग्री और रेसिपी स्क्रॉल से भरी और बार बार अभ्यास करने की जगह। इन कुछ दिनों में मैंने मार्केट में खूब चिल्लाकर ग्राहकों को बुलाया, सिर्फ एक वजह से, पॉकेट स्पेस की हर चीज को कैश में बदलना, और ये काम कर गया। 200 पाउंड से ज्यादा का ब्रेस्ट पोर्क आधे दिन में गायब, और इतनी जल्दी बिकने की वजह से कोई जलने लगा। भीड़ के सामने ही उन्होंने मुझ पर बीमार सुअर का मांस बेचने का आरोप लगा दिया। वो शब्द हवा में गूंजते ही मेरे स्टॉल पर खड़े सब लोग जम गए। खुशकिस्मती से मैंने इससे पहले रेस्टोरेंट की रसोई में सालों काम किया था। मैंने ज्यादातर लोगों से ज्यादा मांस देखा है। मैंने उसी पल ब्रेस्ड पोर्क को चीरा, सबको चमड़ी, रंग और पहचानने की निशानियां दिखाईं। मेरे पुराने ग्राहकों ने मेरा साथ दिया। जब तक सब शांत हुआ, स्टॉल खराब नहीं हुआ था। उल्टा बचा हुआ मांस भी हाथों हाथ बिक गया। जब मैं अफवाह फैलाने वाले को ढूंढने के लिए फ्री हुआ, तब तक वो इंसान दूर जा चुका था। मैं पीछा नहीं करता। आज दोपहर मुझे एक बड़ा काम इंतजार कर रहा है, असली लड़ाई। मैंने अपना दवा का किट उठाया और पैक कर लिया। हमेशा अपने पास रखता हूँ। फिलहाल मेरा सबसे बेहतरीन हुनर ब्रेस्ड मीट है। किसी दावत में जाना है, शायद काम आ जाए। मैंने जो ने लोकेशन भेजी थी, मैं सीधे ली विलेज की ओर निकल पड़ा। रास्ता बुरा नहीं है, पर यहाँ के देहात के बावजूद फर्क साफ दिखता है। मेरा गांव गरीब है, हर जगह गड्ढे हैं। यहाँ पैसा है, चिकनी अच्छी पक्की सड़कें, ड्राइव आसान है। लीव विलेज इलाके का सबसे अमीर गांव रहा है। मैं गेट तक पहुंचा भी नहीं था कि अंदर बहस सुनाई दी। गैंग, ये पिताजी का जश्न है, ये कोई छोटी बात नहीं। तुमने कहा था हमारी जरूरत नहीं, और अब तक तुम्हारा आदमी आया ही नहीं। ये क्या चल रहा है? सच में गैंग, तुम्हें सफाई देनी होगी। पिताजी के जन्मदिन पर हमें बस एक फैमिली डिनर चाहिए था। तुम लोग ही थे जो सबको बुलाना चाहते थे। मैंने कुक का इंतजाम कर लिया है, बस इंतजार करो, वे दोपहर तक आ जाएंगे। तुम्हें शहर से किसी को लाना था। ये इंसान उसका मुकाबला कैसे करेगा? मशहूर शेफ होने का मतलब ये नहीं कि खाना अच्छा ही हो। मुझे लगता है जो गांव की दावतें जानता हो वो बेहतर है, जिसे पता हो कि यहाँ के लोग क्या खाना पसंद करते हैं, न कि कोई ऐसा जो फैंसी शो करे, जो दिखे तो अच्छा पर बेस्वाद हो। और वैसे भी ऐसा शेफ सस्ता नहीं मिलता, और सामग्री का बिल अलग से आता है। बात पैसों की नहीं है, मायने ये रखता है कि पिताजी और रिश्तेदार खाने का लुत्फ उठाएं। गांव के लोग फैंसी रेस्टोरेंट के खाने के आदी नहीं है। तुम दोनों चुप हो जाओ, मेरा आदमी निराश नहीं करेगा। तुम्हें कैसे पता? जब वो यहाँ आएगा तो देख लोगे। ये पिताजी के लिए है, आजकल उनकी भूख कम हो गई है। जब वो आएगा मैं गारंटी देता हूँ पिताजी खाएंगे। रास्ता अच्छा मिल गया था, 12:30 भी नहीं हुए। आंगन में किसी ने गाड़ी की आवाज सुनी और बाहर आए। ये जरूर मेरा आदमी है। गेट खोलता हूँ। मैं गाड़ी से उतरा भी नहीं था कि पास खड़े किसी ने मुझे परखा और बोल पड़ा, कौन है ये? ये मत कहना कि ये वो कुक है जिसे गैंग ने हायर किया है। गैंग, ये तुम्हारा आदमी है? मजाक कर रहे हो क्या? ये लड़का, किसे पता ये खाना बना भी सकता है या नहीं? मैंने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। मैं सीधे मेरी ओर आ रहे आदमी को देखा। पहली बार मिलना हो रहा है। आप जो के बॉस होंगे? मेरे हाथ साफ नहीं है। हाथ मिलाने की जरूरत नहीं। क्या मैं पहले रसोई और सामग्री देख सकता हूँ? वो सुनकर हंसा। हाथ मिलाना रुक सकता है। मुझे ये पसंद आया। सीधे मुद्दे की बात, कोई फालतू गपशप नहीं। रसोई दिखाता हूँ। एस्कॉर्ट मुझे सीधे पीछे ले गया। देखो, हमने कल ही खास इसके लिए चूल्हा बनवाया है। चेक करो क्या ये तुम्हारे काम का है। अगर कुछ कमी हो या कुछ और जोड़ना हो तो अभी वक्त है सही करने का। मैंने चूल्हे के चारों ओर एक चक्कर लगाया। अच्छी तरह बनाया है।
साफ है, किसी ने सोच समझ कर किया है। चूल्हा ठीक है, बस कुछ छोटी चीजें हैं जिन्हें मैं अपनी काम करने की शैली के हिसाब से ठीक करना चाहूंगा। चीजें आसान हो जाएंगी, पक्का मैं किसी को तुरंत लगाता हूँ। हमारे पास मदद के लिए कुछ स्थानीय लोग भी आ रहे हैं। मैं सबको बुला लाता हूँ। मेन्यू में क्या है? क्या कोई लिस्ट है? सच कहूं तो मुझे पक्का नहीं पता। क्यों ना हम अंदर चलकर पूछ लें? मैं एक पल के लिए सोचता हूँ, फिर उन्हें आवाज देता हूँ, रुकिए, मुझे पहले एक डिश बनाने दीजिए। उसे अपने साथ अंदर ले चलिए। मैंने अकेले इतना बड़ा काम पहले कभी नहीं किया है, पर मुझे पता है कि ये कैसे होता है। मैं अभी युवा हूँ, बेशक उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। बातों से ये नहीं बदलेगा, एक डिश सब ठीक कर देगी। अगर उन्हें पसंद आई तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं तो हम अभी अलग हो जाएंगे। दोनों का समय बर्बाद नहीं होगा। मैं उपलब्ध सामग्री में से कुछ आसान चुनकर एक डिश तैयार करता हूँ और कमरे में जाता हूँ। सबकी नजरें मुझ पर हैं। मैं कुछ नहीं कहता, बस थाली टेबल पर रख देता हूँ। चख कर देखिए। वे चम्मच उठाते हैं। देखते ही देखते सबसे शक्की इंसान का लहजा बदल गया। वाह, काफी बढ़िया है, इसने तो कमाल कर दिया। मेन्यू इसी के हिसाब से सेट करो। हमें पोर्क के साथ उबले अंडे, पत्ता गोभी के साथ स्टू वाला पोर्क, सूखे टोफू के साथ तीखी मिर्च और स्टीम्ड फिश चाहिए। इनमें कोई समझौता नहीं होगा। मैं सिर हिलाता हूँ। आप चिंता न करें पाइंछा युआन, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। कमरे से बाहर निकलते ही मैं रुकता नहीं हूँ, लट्टू की तरह घूम रहा हूँ। दावत रात 8 बजे शुरू होनी है। 1 बज चुका है, ज्यादा समय नहीं बचा है। किचन में कुछ मदद करने वाले आ गए हैं। सामग्री तैयार करने, पानी उबालने, इन सब के लिए हाथों की जरूरत होगी। ली परिवार ने पूरा इंतजाम कर दिया है। मांस, सब्जियां, मसाले सब तैयार हैं। मैं A to Z सब चेक करता हूँ। मेन्यू का आधा हिस्सा अपने दिमाग में बिठा लेता हूँ। साथ ही मैं काम करते हुए मदद करने वालों से बातें भी करता हूँ, ताकि ली परिवार की पसंद का अंदाजा लग सके। बुजुर्ग को क्या पसंद है, मेहमानों का स्वाद कैसा है, कौन सी डिश तीखी होनी चाहिए, कौन सी हल्की। शुरू करने से पहले मुझे सब जानना जरूरी है। पूरी तस्वीर साफ होते ही मैं काम में जुट जाता हूँ। मदद करने वाली औरतें पास खड़ी देख रही हैं और लगातार बातें कर रही हैं। तुमने कुछ गौर किया? ये युवा रसोइया, मुझे लगता है इसमें वाकई कुछ बात है। क्या मैं ध्यान नहीं दे रही थी? मैं भी, मुझे जिज्ञासा हो रही है। ली परिवार क्या सोच रहा था? इतने कम उम्र के लड़के को काम पर रखा है। क्या खाना अच्छा भी बनेगा? शायद पैसे बचाने की कोशिश में होंगे, जरूरी नहीं। अगर ली परिवार को बचत करनी होती तो वो इतनी बड़ी दावत नहीं देते। और वो 3 बेटे, हर कोई एक से बढ़कर एक सफल। तुम्हें लगता है वो एक सही शेफ का खर्च नहीं उठा सकते? सही कहा। इतनी छोटी उम्र के लड़के को इस परिवार ने रखा है तो जरूर कुछ खास बात होगी, बिना वजह यहां नहीं है। वैसे तुम पहले क्या कहने वाली थी? मैं कह रही थी, क्या तुमने उसका चाकू चलाने का तरीका देखा? मैंने अभी आलू का एक पूरा परात अंदर भेजा था और उतने ही समय में वे जूलियन कटिंग होकर बाहर आ गए। पतली लंबी पट्टियां, सब एक समान, जैसे स्केल का इस्तेमाल किया हो। चाकू का वो कमाल कुछ अलग ही है। मैं हर बात सुन रहा हूं। मैं मुड़ता नहीं हूं, बस काटता रहता हूं। पॉकेट स्पेस में बिताए वो सारे दिन, मुझे खुद नहीं पता कि मैंने कितनी बार अभ्यास किया है। जूलियन काटना, स्लाइस करना, उन्हीं मूव्स को बार बार दोहराना। इतना अभ्यास हो जाए तो हाथ अपने आप चलते हैं। आलू की एक के बाद एक पट्टी गिर रही है, सब बिल्कुल एक समान मोटाई के। देखने वाले और उत्साहित हो रहे हैं। चर्चा और तेज हो गई। अब ये दिलचस्प हो रहा है। क्या दिलचस्प है? तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? इस दावत में मदद करने के लिए यहां हम बस मुट्ठी भर लोग हैं। पुराने जमाने में हर पारिवारिक जश्न के लिए पूरी टीम होती थी। सब्जी धोने और काटने वाले, तैयारी करने वाले, है ना? या तो परिवार किसी स्थानीय माहिर को बुलाता है या गांव का रसोइया अपने चेले लाता है। पर ये युवा रसोइया अकेले आया है, वो कैसे संभालेगा? मैं इसी की बात कर रही हूँ। इसमें मजाक क्या है? अगर दावत अच्छी रही तो परिवार की तरफ से मिलने वाला इनाम भी बड़ा होगा। और वैसे भी ली परिवार हमेशा से दरियादिल रहा है। बड़े बेटे ने तो पूरे कस्बे को ऊपर उठाया है। दूसरे की फैक्ट्री में हर गांव से मजदूर काम करते हैं, तुम जानती हो। पर मैं वो नहीं कह रही। बात यह है, ली परिवार ने असल में पहले किसी और को काम पर रखा था। पर तुम अगले गांव के शेफ फेंग को तो जानती हो। बेशक काफी नाम है, पर अच्छे कारणों से नहीं। सब जानते हैं कि उसका खाना ठीक ठाक है, पर उसके हाथ साफ नहीं है। वो बूश टेबल के लायक खाने के सामान में से पंता का ही खाना बनाता है। अच्छा नहीं है, ये मैंने परिवार से ही सुना है। इसे हमारे बीच ही रखना। शायद शेफ फेंग बिना बुलाए वहां पहुंच गया और ली परिवार के जश्न का जिम्मा लेने की पेशकश की। उसे साफ मना कर दिया गया। स्वाभाविक है, ली परिवार के जान पहचान वाले बहुत हैं, वे उसे काम पर नहीं रखेंगे। अगर उन्होंने किसी बड़े शेफ को रखा होता तो फेंग मान जाता। पर पता नहीं कैसे खबर फैल गई कि उन्होंने किसी बाहरी नौजवान को रख लिया है और वह आपा खो बैठा। उसी वक्त उसने ऐलान कर दिया कि वह इस लड़के के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। कहा कि जो भी आसपास के गांवों से इसकी तैयारी में मदद करने आया, तो समझो फिर ये लड़का यहां कभी काम नहीं कर पाएगा। मेरे लिए, मैंने अभी काम संभाला ही था कि मुझे स्थानीय गुंडे ने रोक दिया। वो ताजी सामग्री नहीं बेच रहा था, ठीक है, पर उसने उन सभी मददगारों को भी डराकर भगा दिया जो आने के लिए राजी हुए थे। अंत में उस किचन में मैं अकेला हूं जो असल में खाना बना सकता है। मेरी किस्मत अच्छी है कि मैंने पॉकेट स्पेस में चाकू चलाने की कड़ी मेहनत की है। झटपट काटना, स्लाइस करना सब आता है।
मैं अकेले ही आधे रसोइये का काम संभाल सकता हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो आज रात की दावत बड़ी मुसीबत में होती। दावत 8 बजे है, यानी सब कुछ 6 बजे तक तैयार हो जाना चाहिए। अच्छा हुआ कि मैंने कल रात पॉकेट स्पेस में लंबा अभ्यास किया था। आज का दिन शुरुआत से ही काफी बेहतर रहा। नमस्ते, चाकू का काम बुरा नहीं है ना? मैंने पहले से ही कुछ तैयारी कर ली थी, काफी समय बच जाता है। अच्छा है, करते रहो। गैंग वापस अंदर गया और अपने बड़े भाई को बुलाया। उन दोनों ने सब कुछ देखा। इस लड़के की मौत इसे बुला रही है। कुछ दिन ठहर जाओ, मैं पता लगा लूंगा कि ये असल में कितना ताकतवर है। अभी हम क्या करें? क्या हमें और लोगों को मदद के लिए ढूंढना चाहिए? गैंग, आराम से। तुमने जिस युवा शेफ को रखा है उसके पास वाकई हुनर है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं अभी चेक करके आया, लड़के का हाथ चाकू पर बहुत सधा हुआ है। तेज और साफ कटाई, सब कुछ बराबर निकलता है। बिना किसी खास तैयारी वाले रसोइये के भी मुझे नहीं लगता कि ये लड़का लड़खड़ाएगा। फिर भी हमें कुछ मदद के लिए लोग चाहिए। सर्विस संभालने वाले लोग। उन्हें जल्दी बुला लेते हैं, ये सही रहेगा। चलो ऐसा ही करते हैं। अगर ये वो रसोइया होता जिससे मैंने पहले संपर्क किया था तो आज का दिन दखल अंदाजी की वजह से बहुत खराब हो सकता था। उस शेफ ने मुझे पहले ही बता दिया था कि उसके चेले छुट्टी पर घर गए हैं और वो अकेले नहीं संभाल सकता। नौजवान लोग चोट झेल सकते हैं। तुम कभी कभी बहुत गंभीर हो जाते हो। भाई, मुझे बहुत खेद है। जो लोग आने वाले थे वे सब अब मना कर रहे हैं। क्या हुआ? किसी ने शायद उन्हें डरा दिया होगा, पर चिंता मत करो। डायरेक्टर ली और मैंने पहले ही इंतजाम कर लिया है और लोग रास्ते में हैं। ठीक है, शुक्रिया। तुमने पहले घर पर खाना बनाया है ना? ये मुश्किल नहीं है। बस मांस के इन टुकड़ों को अच्छी तरह से सजा कर रखो। मांस वाला हिस्सा आसान है। मैंने सब कुछ मैरिनेट कर लिया है। ग्लूटिनस चावल और साधारण चावल को पीसकर पाउडर बना लो। इसे पहले धोकर पानी निथरने दो। बहुत ज्यादा बारीक मत करना। मांस के साथ कटोरे में परत बनाओ और पूरी तरह पकने तक भाप में पकाओ। पक जाने के बाद इसे प्लेट पर पलट लो। बहुत बढ़िया दिख रहा है, स्वाद भी पक्का है। अभी समय लेने वाला काम मांस को कटोरों में डालना है। मैंने पूरा मेन्यू अपने दिमाग में तैयार कर लिया है। शुरुआत की ठंडी डिशें जटिल नहीं हैं। जूलियन आलू जो मैंने पहले तैयार किए थे वो ठंडी सलाद में जाएंगे। ठंडी डिशों के अलावा हमें कुछ मुख्य मांस वाली डिशें चाहिए, वो वाली जिनमें सिर्फ मांस हो, कोई मिलावट नहीं। मैंने वो भी तैयार कर ली हैं। चावल के आटे के साथ स्टीम्ड पोर्क और स्टीम्ड मीटबॉल्स के ऊपर आंटियां उन्हें कटोरों में डाल रही हैं। इसके साथ 8 टाइगर स्किन पोर्क नकल्स भी हैं, प्लस वो ब्रेज्ड पोर्क जो मैंने बनाया है। इससे हमारे पास 4 ठोस मुख्य व्यंजन हो गए। 4 भारी मेन कोर्स, 4 ठंडी डिशें। शुरुआत के लिए 8 काफी हैं। 8 और जोड़ लो, 4 स्टिर फ्राई और 4 स्टू, तो 16 डिशें सही रहेंगी। अंत में एक सूप और एक मीठी डिश, कुल ओताए। सही लग रहा है। जश्न के लिए अच्छी संख्या है। हर टेबल पर 4 बड़े मीट बॉल्स। टेबल का मतलब 4 आर्सस। बड़े मीट बॉल्स तलने से ठीक पहले मैं साधारण वेजी बॉल्स के आकार का एक छोटा बैच टेस्ट के लिए डालता हूँ। 1 मांस की फिलिंग का स्वाद और बनावट चेक करने के लिए। 2 तेल का तापमान टेस्ट करने के लिए। ये छोटे वाले जल्दी पक जाते हैं। देखते ही देखते बाहर से कुरकुरे और अंदर से नरम, लगभग 10 पीस। सिर्फ टेस्टिंग के लिए। किचन में काम ऐसे ही होता है। कोई भी रसोइया चखे बिना नहीं छोड़ता। बाहर ठंड है और बाहर आते ही मीट बॉल्स की भाप जल्दी रुक जाती है, पर यह सिर्फ सतह है। काटो तो अंदर अभी भी बेहद गर्म है। छोटे होने के बावजूद स्वाद एकदम सही है। बाहर से कुरकुरा, अंदर से रसीला। जो चख कर देखो। सिर्फ चखना पूरी कहानी नहीं बताता। जरूर आ रहा हूं। संभल के अभी भी गर्म है। अब ठीक है, क्या ख्याल है? सच में लाजवाब है। मेरा हुनर सालों छोटे रेस्टोरेंट्स में काम करने से आया है, पर ईमानदारी से कहूं तो छोटी जगहें ट्रेनिंग के लिए सबसे अच्छी होती हैं। तुम्हें सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। एक भी डिश गलत हो जाए तो ग्राहक मेज थपथ पाकर चिल्लाएगा। इसलिए भले ही मैंने सबसे बुनियादी घरेलू खाना बनाना सीखा है, पर स्वाद हमेशा लाजवाब रहा है। और कई बार घर का खाना घर पर बनाने से भी ज्यादा बेहतर लगता है। 100 बड़े मीटबॉल्स धीरे धीरे तेल की सतह पर आ रहे हैं। आकार सेट हो गया है। मैं आंच चेक करता हूं और उन्हें फौरन बाहर निकाल लेता हूं। वे पूरी तरह से सीजन नहीं हुए हैं, पर कोई बात नहीं। ये तलना उन्हें अंदर तक पकाने के लिए नहीं है। वे स्टीमर में तैयार होंगे। असली स्वाद वहीं से आएगा। अरे, तुमने पोर्क नकल्स को ठंडे पानी में क्यों डाल दिया? जो मैंने वो जानबूझकर किया है। क्यों? तुम्हारे पास एकदम बढ़िया पोर्क नकल है और तुम उसे ठंडे पानी में डुबो रहे हो। क्या इससे उसकी खाल खराब नहीं होगी? नहीं होगी। मुझ पर भरोसा रखो। जब खाओगे तो समझ जाओगे। ये तकनीक मुझे अचानक मौके पर सूझी थी। बात यह है, आज इस पूरे किचन को चलाने वाला मैं अकेला हूं। अगर डिशें एक दूसरे से अलग न दिखें तो स्वाद आपस में मिल जाने का खतरा रहता है। ब्रेस्ड बेली और मीटबॉल्स दोनों स्टीम्ड हैं। ब्रेस्ड पोर्क नकल और ब्रेस्ड पोर्क बनाने का तरीका बहुत मिलता जुलता है, इसलिए मैं हर डिश को उसकी अलग पहचान देने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी सब संभालते हुए मैं खुद से पूछता रहा कि मैं इस पोर्क नकल को अलग कैसे बनाऊं। मैं सोचता रहा जब तक कि दिमाग में कुछ क्लिक नहीं कर गया। दक्षिण में टाइगर स्किन चिकन फीट नाम की एक डिश होती है। तकनीक यह है कि चिकन फीट को तब तक तलो जब तक खाल में फफोले न पड़ जाएं, फिर उन्हें फौरन बर्फ के ठंडे पानी में डाल दो। खाल सिकुड़ जाती है। फिर उन्हें ब्रेस करो।
उस ट्रीटमेंट के बाद खाल न केवल ज्यादा टेक्सचर वाली और भरी हुई दिखती है, बल्कि वो ब्रेस को कहीं बेहतर तरीके से सोखती है। मैंने सोचा क्यों न पोर्क नकल्स के साथ ये आजमाया जाए। तो अब हमारे पास ब्रेस्ड पोर्क, वाटर चेस्टनट मीटबॉल्स, चावल के आटे के साथ स्टीम्ड पोर्क और टाइगर स्किन पोर्क नकल्स हैं। हर एक स्वाद और रूप में अलग। तुम्हारे पास तो बड़े नुस्खे हैं। मैंने ये तकनीक पहले कभी नहीं देखी। मुझे यकीन है ये शानदार होगी। जो तुम्हें मुझ पर बहुत भरोसा है। सच कहूं तो मैं भी इसे पहली बार ट्राई कर रहा हूं। ये कैसी महक है, ये इतनी अच्छी कैसे है। 2 बड़े बर्तन उबल रहे हैं। एक में पहले से ही पोर्क बेली के बड़े टुकड़े हैं, वो ब्रेज पोर्क पक रहा है। दूसरा अभी बन रहा है, टाइगर स्किन पोर्क नकल्स के लिए बेस ब्रोथ। जो शोरबा चखो। ये सब क्या है? डायरेक्टर ली एकदम सही समय पर आए हैं। हम अभी चख रहे हैं। थोड़ा लीजिए और बताइए कि क्या कुछ एडजस्ट करने की जरूरत है। बीए दबाव में भी कूल रहता है। घबराहट का कोई नामो निशान नहीं, आवाज स्थिर, कहीं भी लड़खड़ाहट नहीं। अच्छा है, ऐसे ही जारी रखो। फिर चलो वापस काम पर लगते हैं। जैसे जैसे आसमान धीरे धीरे काला होता जा रहा है, सारी तैयारी आखिरकार पूरी हो गई। ज्यादातर मेहमान आ चुके हैं। अब खाना पकाने का समय है। ठीक है, आग जला रहा हूं। मैं आंटियों को बड़े मुख्य व्यंजनों पर लगाता हूं, जबकि मैं लाइव कुकिंग शुरू करता हूं। डिशें एक के बाद एक जानी चाहिए, तभी दावत का असली मजा आता है। इससे खाने में रफ्तार और गहराई आती है। शुरुआत में ही 4 भारी मांस वाली डिशें ले आओ तो मेहमान आधे रास्ते में ही पेट भर लेंगे। मैं करछी उठाता हूं और स्टीर फ्राई के साथ शुरुआत करता हूं। ये बड़ी कड़ाही 15 टेबल का खाना एक साथ नहीं संभाल सकती, इसलिए मैं बैच बांट देता हूं। डिश के आधार पर 2, कभी कभी 3 राउंड। पहले 2 स्टीर फ्राई बाहर जाएंगे, फिर चावल के आटे के साथ स्टीम्ड पोर्क, एक टाइगर स्किन पोर्क नकल, उसके बाद लोगों की पसंदीदा स्टू, पोर्क और ग्लास नूडल स्टू या चिकन और मशरूम स्टू। मैंने पहले ही सभी स्टू को आंच पर पर्याप्त समय दिया है। बस तापमान वापस आ जाए तो सब कुछ एकदम सही होगा।